चलो गाइस डन, लेट्स स्टार्ट विद ग्रेविटेशन। तुम्हारा हो गया ना, लास्ट क्वेश्चन हो गया ना। चलो छोड़ दो फिर, तुमको भी नहीं करना तो मैं भी नहीं करवाऊंगा। लेट्स स्टार्ट। चलो ग्रेविटेशन में अब बुक बंद कर दो, बुक की जरूरत नहीं है, अब सीधा हम खोलेंगे इसको न्यूमेरिकल्स के लिए बुक को। चलो कितने लोग यहाँ पे एसएससी बोर्ड के, तो सबसे पूछूंगा मैं आज ग्रेविटेशन के बारे में। तो पढ़ाई है तुमने, केप्लर्स लॉ क्या है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन क्या है, ठीक है। आर यू फ्रॉम एसएससी बोर्ड? खड़े हो जाओ, फटाफट खड़े हो जाओ एक बार। मुझे बताओ स्टेट केप्लर्स फर्स्ट लॉ। पहले मुझे बताओ केप्लर्स फर्स्ट लॉ किस चीज़ के बारे में। चुप हो जाओ एकदम, आपको ये बात नहीं करेगा, बस हो गया। अब चाय पे चर्चा अब होगी क्लास के बाद। केप्लर्स फर्स्ट लॉ पता नहीं, लास्ट ईयर नहीं पढ़ा है केप्लर्स फर्स्ट लॉ। लास्ट ईयर के अभी मार्च में तो एग्जाम दी थी, इतना जल्दी भूल गए। अच्छा केप्लर के कितने लॉ है वो बता दो। 3 लॉ है, फर्स्ट लॉ, सेकंड लॉ, थर्ड लॉ। फर्स्ट लॉ इज अबाउट, उसको बोलते हैं, उसको हम लोग ने एक स्पेशल नाम भी शायद दिया होगा 10th में, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ ऑर्बिट। क्या बोलेंगे इसको? लॉ ऑफ ऑर्बिट। फिर सेकेंड लॉ क्या है, किस चीज के बारे में? एरिया, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ एरिया। और थर्ड लॉ किस चीज के बारे में? टाइम पीरियड, उसको बोलते हैं लॉ ऑफ पीरियड। इसको ऐसे तरीके से याद रखो हमेशा लाइफ में, लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड। फर्स्ट लॉ क्या बोलता है केप्लर? फर्स्ट लॉ क्या बोल रहा था? वो बोल रहा कि सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। एलिप्स का मतलब क्या होता है? अच्छा एलिप्स और सर्कल में फर्क क्या होगा? देखो तुम लोग ने सब चीज़ पढ़ी हुई है, लेकिन कितना डिफिकल्ट है तुमको बताना कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन एलिप्स एंड सर्कल। ये कैसा आंसर हुआ? एलिप्स इज मोर ओवुलर, क्या मतलब हुआ इस चीज़ का? किसी को अगर को समझाना है तो तेरे को पहले समझाना पड़ेगा भाई ओवल क्या होता है। करेक्ट, देखो उस लड़की ने सही तरीके से समझाया। देखो उसने बिना ड्रॉ किए हुए समझा दिया। अब सुनो, मैं बात मत करो। उसने क्या बोला तुम्हें सुनना? उसने क्या बोला? उसने बोला सर्कल एक ऐसी चीज़ है जिसमें जो रेडियस होगा सेंटर से वो हमेशा क्या होगा? सेम होगा। लेकिन एलिप्स में जो तुम्हारा डायमीटर होगा वो डायमीटर क्या होंगे? डिफरेंट होंगे। उसका हॉरिजॉन्टल डायमीटर और वर्टिकल डायमीटर में क्या होगा? हमेशा फ़र्क होगा। जैसे एग्जाम्पल कि अगर तुम सर्कल ड्रॉ करते हो तो उसमें जो डायमीटर होता है वो हमेशा क्या होगा? ऑल डायमीटर्स इन द सर्कल और ऑलवेज सेम, वो सब सेम होंगे। लेकिन एलिप्स में जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा वो थोड़ा सा बड़ा होगा और वर्टिकल डायमीटर क्या हो सकता है? छोटा हो सकता है। ये चालू क्यों नहीं हो रहा भाई? तो मैं ड्रॉ करके बताऊँ। उसको बोलते हैं एलिप्स। इस तरीके से तुम एक्सप्लेन करते हो। तो अब याद रखना लाइफ में, स्टूपिड तरह आंसर मत देना मोर ओवल। इसका आंसर ये होगा एलिप्स के डायमीटर्स क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। क्या होंगे? अनइक्वल होंगे। लेकिन एलिप्स के 2 सेंटर नहीं हो सकते। सेंटर क्या होगा? हमेशा एक ही होगा उसका। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? हाँ, तो केप्लर्स लॉ क्या बोलता था कि सन विल बी एट वन ऑफ द फोकाई ऑफ एन एलिप्स। और जहाँ पे प्लैनेट्स किसके अराउंड मूव करते हैं? सन के अराउंड मूव करते हैं। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, इनिशियली इन एशियंट टाइम्स लोगों को पहले लगता था कि सन इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। पता होगा तुम लोगों को शायद स्टोरी पता होगी ये वाली भी। यस और नो? ये स्टोरी को किसने डीबंक किया? गैलीलियो के पहले भी एक बंदा था, आर्यभट्ट ने बताया था कि ये जो थ्योरी है ये रॉन्ग है। मतलब आर्यभट्ट ने इंडिया में बताया था कि भाई जो सन है वो सेंटर पे है और प्लैनेट्स रिवॉल्व होंगे कहाँ पे? सन के आसपास। लेकिन अब हम इंडियंस के बारे में बात नहीं कर रहे। इंडियन तो स्मार्ट थे वो टाइम पे। बाहर के लोगों में सबसे पहले थ्योरी किसने डीबंक की वाली? उसका नाम था कोपरनिकस। शायद सुना होगा नाम। क्या था उसका नाम? कोपरनिकस। कोपरनिकस वाज अ पर्सन जिसने आगे दुनिया को बोला कि नहीं भाई सन रिवॉल्व नहीं हो रहा है, अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के पास। तुमको पता उसको क्या किया? उसके लिए उसको हैंग कर दिया। क्योंकि वहाँ पे जो रिलीजियस लोग थे रोमन एम्पायर में, उन लोग सन को गॉड मानते थे। उन लोग से वो डाइजेस्ट नहीं होता, उन लोगों ने उसको मार दिया। कोपरनिकस को लोगों ने हैंग कर दिया बीच बाजार में। नाउ थिंग इज कि कोपरनिकस की जो थ्योरी थी, ये थ्योरी कुछ सेंचुरीज के बाद गैलीलियो के पास आई। गैलीलियो को भी पता था ये चीज़ कि जो कोपरनिकस बोल रहा है उसमें कुछ ना कुछ ट्रुथ तो है। गैलीलियो न्यू इट, पर गैलीलियो में हिम्मत नहीं थी बोलने की। गैलीलियो को पता अगर मैं बोलूँगा तो मेरे को भी मार देंगे करके। लेकिन फिर गैलीलियो ने क्या इन्वेंट किया? टेलीस्कोप। एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस ने क्या इन्वेंट किया? टेलीस्कोप इन्वेंट किया। और फिर उसके जो एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस है उसने कंक्लूड किया कि भाई कोपरनिकस वाज राइट कि सन इज नॉट रिवॉल्विंग, अर्थ इज रिवॉल्विंग अराउंड द सन।
और गैलीलियन टेलीस्कोप से हमको ये भी मालूम पड़ा कि नॉट ओनली अर्थ बट ऑल सेलेस्टियल बॉडीज आर रिवॉल्विंग अराउंड द सन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, गैलीलियो के एस्ट्रोनॉमिकल ऑब्जर्वेशंस बहुत ही क्लोजली स्टडी किया किसने? केपलर ने। किसने स्टडी किया? केपलर ने। केपलर और उसके साथ एक नाम आएगा शायद, उसका नाम है टाइको ब्राहे करके। ये दोनों ने मिल के काफ़ी चीज़ों को ऑब्जर्व किया और ये लोग ने एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन लोगों को बताया, और वही एक्सपेरिमेंटल ऑब्जर्वेशन तुम्हारे क्या है? केपलर 3 लॉज है, जो बहुत करता है लॉ ऑफ ऑर्बिट, लॉ ऑफ एरिया एंड लॉ ऑफ पीरियड। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, तो सबसे पहला है कि सन विल बी एट वन ऑफ द फोकस ऑफ द एलिप्स वेयर द प्लैनेट्स विल बी रिवॉल्विंग अराउंड द सन। अच्छा, अब मुझे एक बात बताओ, अगर दो एक एलिप्स में अगर 2 फोकाई होंगे तो कैसे? उसमें एक पोजीशन ऐसी होगी जहाँ पे अर्थ होगा सन के बहुत ही क्लोज, और एक पोजीशन होगी जहाँ पे अर्थ क्या होगा? सन से दूर होगा। उस पोजीशन को क्या बोलते हैं हम लोग? पढ़ा होगा तुमने ये भी। इंग्लिश में उस टर्म्स को क्या बोलते हैं उसको? हाँ, पेरिजी अपोजी हम यूज़ करते हैं बेसिकली मून के लिए और सैटेलाइट्स के लिए यूज़ करते हैं। अब जो सन और अर्थ के लिए है, इसके लिए हम सिमिलर टर्म यूज़ करेंगे। उसने सही जवाब दिया। पेरिजी का मतलब क्या होगा? देखो, पेरिजी का मतलब होगा, यू नो ना, मून इज़ अ नेचुरल सैटेलाइट ऑफ अर्थ, मून रिवॉल्विंग अराउंड अर्थ, राइट? सेम होता है ना, मून का जो ऑर्बिट होता है वो सर्कुलर नहीं है, वो क्या है? एलिप्टिकल है। तो एक ऐसी पोजीशन आएगी जहाँ पे मून अर्थ के बहुत ही क्लोज हो जाएगा, उसको हम लोग बोलते हैं पेरिजी। क्या बोलेंगे इसको? पेरिजी बोलेंगे। और जहाँ पे मून थोड़ा दूर हो जाएगा अर्थ से, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? अपोजी। अपोजी मतलब होता है हाईएस्ट पॉइंट। तो अपोजी का मतलब क्या होगा? दूर हो जाएगा। अब यहाँ पे भी जब रिवॉल्व होगा अर्थ अराउंड द सन, तो जब अर्थ सन के एकदम नजदीक आ जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे पेरिलियन। क्या बोलेंगे इसको? पेरिलियन बोलेंगे इसको। और जब अर्थ सन से एकदम दूर हो जाएगा, उसको हम लोग बोलेंगे एफिलियन। क्या बोलेंगे इसको? एफिलियन बोलेंगे। ये सारे टर्म तुम्हारे बुक में दिए, तुमको लर्न करने पड़ेगा। समझ में आ रहा है मैं क्या लाऊं? तो याद रखो, जब भी एक चीज़ एलिप्टिकल ऑर्बिट में रिवॉल्व होगी तो उसमें 2 पोजीशंस बनेगी, जहाँ पे एक बहुत ही क्लोज होगा और एक बहुत दूर होगा। जो दूर होता है उसको पेरिजी बोलो सैटेलाइट के टर्म्स में, या सन के टर्म्स में क्या बोलेंगे? पेरिलियन बोलेंगे उसको। और जब दूर हो जाएगा तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एफिलियन बोलेंगे यहाँ पे। और मून के टर्म्स में क्या बोलेंगे? इसको अपोजी बोलेंगे। एंड मून इज अ नेचुरल सैटेलाइट। तो आगे जब हम सैटेलाइट पढ़ेंगे तो हम ये टर्म यूज करेंगे, पेरिजी एंड अपोजी। क्लियर है चीज? सेकेंड ऑर्बिट, सेकेंड लॉ क्या था? लॉ ऑफ एरिया। क्या बोलता है केपलर? इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल नहीं करता बेटा, इक्वल एरिया स्वेप्ट करता है ना, सेम टाइम इंटरवल। करेक्ट। इसका क्या मतलब हुआ? अफिलियन पे होगा तो वो उतना ही एरिया ट्रैवल करेगा। इसको तुम प्रूव कर सकते हो क्या? तुमने इसको प्रूव किया था 10th में? 10th में डिड यू प्रूव कि द एरिया स्वेप्ट बाय द प्लैनेट इन इक्वल इंटरवल टाइम इज ऑलवेज सेम? ये प्रूव किया था? नहीं ना। ये अब इस साल हम प्रूव भी करेंगे इसको, ये कैसे होता है ये चीज़। ठीक है। और थर्ड लॉ क्या था? टाइम पीरियड। क्या था उसका? मेरे को मैथमेटिकल एक्सप्रेशन बता दो तो मैं समझ जाऊंगा तुमको आता है। क्या था? टी स्क्वायर प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब। आर का मतलब क्या होता था? ना 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 हाँ, मीन डिस्टेंस बिटवीन द सन एंड द अर्थ। तुम लोगों ने ये पढ़ा था बुक में? आई एम नॉट श्योर तुम लोगों को उसमें क्या था। चलो ठीक है, अगर तुम मीन डिस्टेंस बोलो तो मैं मान लेता हूँ। बेसिकली वो होगा सेमी मेजर डिस्टेंस। क्या होगा वो? एक सेमी मेजर डिस्टेंस। तुमको मैंने अभी जस्ट बताया ना कि एलिप्स में जो डायमीटर्स होते हैं वो क्या होते हैं? अनइक्वल होते हैं। तो अगर हॉरिजॉन्टल डायमीटर होगा तो वो बड़ा होगा शायद, वर्टिकल डायमीटर क्या होगा? छोटा होगा। तो जो हॉरिजॉन्टल डायमीटर है उसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस। क्या बोलेंगे उसको? मेजर एक्सिस। और जो वर्टिकल डायमीटर होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस बोलेंगे। भाई चल जाओ अब। ठीक है, चलो तो दे दो हेडिंग प्लीज, ग्रेविटेशन। ये फटाफट लिखेंगे हम, इसमें मैं फटाफट जाऊंगा थोड़ा सा आगे, फिर आगे डिस्कस करेंगे थोड़ा डिटेल में। अब प्लीज दे दो केपलर्स फर्स्ट लॉ। मार्क करो, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। ये एग्जाम में भी आता है, थियरी एग्जाम में, और इसमें कुछ सीईटी स्टाइल क्वेश्चंस भी आते हैं। केपलर्स फर्स्ट लॉ, ग्रेविटेशन। कौन पूछा ये? टेक डाउन केपलर्स फर्स्ट लॉ, ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ ऑर्बिट। जैसे लिखा रहा हूं आंसर वैसे ही लर्न करना है, इसमें कोई भी वर्ड मत चेंज करो। ठीक है, टेक डाउन। ऑल प्लैनेट्स मूव
all planets move in elliptical orbits. All planets move in elliptical orbits. All planets move in elliptical orbits around the sun. All planets move in elliptical orbits around the sun, with the sun at one of the foci, with the sun at one of the foci of the ellipse. Foci is a plural form of focus. अब मुझे बताओ व्हाट इज द मीनिंग ऑफ फोकाई ऑफ एलिप्स? देखो ये तो तुमने लास्ट से भी पढ़ा है, तो आई एम श्योर तुम्हारे दिमाग में एक क्वेश्चन तो आया होगा, तुमने पूछा भी होगा टीचर को, टीचर फोकाई का मतलब क्या होता है? ये क्या आंसर हुआ? 2 पॉइंट्स. कोई भी 2 पॉइंट फोकाई हो गए? एनी 2 पॉइंट्स? इस तरीके से तुमने पढ़ा होगा ना. इसी को हम लोग बोलते हैं हॉरिजॉन्टल डायमीटर, इसको बोलते हैं वर्टिकल डायमीटर. यहाँ पे डायमीटर्स क्या है? अनइक्वल, इसलिए एलिप्स हो गया ये इसका सेंटर हो गया, राइट. और मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ऐसे लिया और एक पॉइंट ऐसे लिया, इसको मैंने दे दिया फोकाई का नाम. ऐसे क्या मतलब हुआ इसका? कोई भी 2 पॉइंट बना दिया मैंने, फोकाई बन गया वो. लास्ट ईयर पढ़ा है ना ये तो, एसएससी बोर्ड वालों ने तो पूछा नहीं फोकाई का क्या मतलब होता है स्कूल में. इसका क्या मतलब होगा फोकाई का? तुम लोगों ने कोनिक्स चालू किया क्या पढ़ना मैथ में? कोनिक्स नहीं पढ़ा है अभी, शायद मे भी नेक्स्ट ईयर पढ़ाएंगे, हो सकता है. क्या मतलब होगा फोकाई का? चलो मैं बताता हूँ फोकाई का मतलब क्या होता है. याद रखना इस चीज़ को, हालांकि तुम्हारी बुक में दिया नहीं हुआ है, ये तुम मैथ में पढ़ोगे. सपोज मैंने कोई भी एक रैंडम पॉइंट ले लिया एलिप्स में, कोई भी पॉइंट, एक पी करके मैंने एक पॉइंट ले लिया, ठीक है. फोकस से जो ये डिस्टेंस होगा ना, ये वाला और ये वाला, दिख रहा है 2 डिस्टेंस. इन दोनों डिस्टेंस का जो सम होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ. फोकाई का मतलब होता है ये ऐसे 2 पॉइंट्स है जहाँ से मैंने कोई भी रैंडम पॉइंट ले लिया एलिप्स में, और मैंने अगर डिस्टेंस ड्रॉ किया है पी एफ एंड पी एफ डैश, इनका जो सम होगा ना, वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा वो पूरे एलिप्स में. जैसे और एग्जांपल लो, मैंने यहाँ पे एक पॉइंट ले लिया, राइट, ये वाला ऐसे, इसको मैंने क्यू ले लिया, ठीक है. यहाँ से मैंने एक डिस्टेंस बनाया ये वाला, और यहाँ से ये बनाया. इन दोनों का सम क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा. क्या होगा? हमेशा कांस्टेंट होगा. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकाई बोलते हैं. क्या बोलते हैं उसको? समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? अच्छा, अब अगर तुमको ये डिस्टेंस निकालना है तो क्या तुम ये डिस्टेंस निकाल सकते हो? अगर मुझे ये मालूम है, अगर मुझे पी एफ मालूम है और पी एफ डैश मालूम है, तो क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ये वाला? यस और नो? यस. कैसे निकालूंगा मैं? अगर मुझे पी एफ पता है डिस्टेंस और मुझे पी एफ डैश पता है, तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? यस और नो? I know PF, I know PF dash. Can I get FF dash? Yes. कैसे? कैसे निकाल सकता हूं मैं? तुम लोग यार, मैं तो मैथ के क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, मैं तो फिजिक्स के क्वेश्चन भी नहीं पूछ रहा हूँ अभी तक. क्या मैं डिस्टेंस निकाल सकता हूँ? एफ एफ डैश. कैन आई? नहीं. अच्छा, ये तो जवाब दे दो, यस और नो. वो बोल रही है यस. कैसे? हाँ, इज इक्वल टू 1. बेटा वो तो एंगल होता है, साइड्स को कहाँ तुमने ऐड कर दिया? ऑल एंगल्स ऑफ अ ट्राइंगल आर 180 ना.
ऑल साइड्स आर हाउ इक्वल टू 180. पी एफ एंड पी एफ डैश है द साइड्स ना. क्या है वो? साइड्स है वो. देखो उस फोकाई से और एक चीज क्या निकल रही है अब सामने. देखो अगर पी एफ, सम ऑफ पी एफ एंड पी एफ डैश इज ऑलवेज कॉन्स्टेंट, तो कहने से ये जो एफ एफ डैश की वैल्यू होगी ये कॉन्स्टेंट होगी कि चेंज होगी? अगर सम ऑफ पी एफ एंड पी एफ डैश, अगर इसका सम हमेशा कॉन्स्टेंट होगा, तो ये जो एफ एफ डैश की वैल्यू है ये चेंज होगी कि कॉन्स्टेंट होगी? क्या होगी? ये कॉन्स्टेंट होगी. क्या होगी ये? एग्जाम्पल से प्रूव करो. कोई भी वैल्यू ले लो, पी एफ की और पी एफ डैश की कोई एक रैंडम वैल्यू ले लो और उससे निकालो एफ एफ डैश, और उसके बाद क्यू एफ और क्यू एफ डैश की वैल्यू ले लो और उससे निकालो एफ एफ डैश. क्या ये प्रूव कर सकते हो तुम कि कांस्टेंट होगी वैल्यू? नहीं, अभी नहीं करना है, ये बाद में जब मैं उसको एक्सप्लेन कर दूंगा तभी तुम टास्क करना तुमको. ठीक है, ये आप समझो मैं क्या बोल रहा हूँ. होमवर्क तुमको क्या दे रहा हूँ, तुमको प्रूव करना है पी एफ और पी एफ डैश का जो सम है वो कांस्टेंट है, ये मैंने बता दिया ऑलरेडी. तो पी एफ और पी एफ डैश के लिए जो एफ एफ डैश निकलेगा, क्या इसकी वैल्यू हमेशा कांस्टेंट होगी क्या एलिप्स में? तुमको वो प्रूव करना है. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये तुम्हारा टास्क है, ये अभी क्लास के बाद करना. ठीक है, तो अभी तुमको ये समझ में आ गया ना फोकाई का मतलब क्या होगा. फोकाई का क्या मतलब होगा कि जो डिस्टेंस होगा दोनों फोकाई से, उसका जो सम होगा वो हमेशा क्या होगा? कांस्टेंट होगा. उसको हम लोग क्या बोलते हैं? फोकाई ऑफ एन एलिप्स बोलते हैं. क्लियर है? तो यहाँ पे अगर सपोज सन होगा, यहाँ पे एक सन है और सन ऐसा रिवॉल्व अर्थ है. ठीक है, और सन सपोज यहाँ पे मैंने सन रखा हुआ है, यहाँ पे अर्थ रखा हुआ है, अर्थ रिवॉल्व हो रहा है सन के पास. तो ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? ये डिस्टेंस को क्या बोलेंगे? अर्थ और सन के जो डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? मैंने अभी बताया था वर्ड. क्या बोलेंगे इसको? पेरिलियन. क्या बोलेंगे इसको? पेरिलियन. और जब अर्थ दूर होगा सन से तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको क्या बोलेंगे हम लोग? एफिलियन. क्या बोलेंगे इसको? एफिलियन. अच्छा ध्यान से देखो, ये जो एक्सिस दिख रही है ये वाली, इसको हम लोग बोलते हैं मेजर एक्सिस. क्या बोलेंगे इसको? मेजर एक्सिस. और ये जो एक्सिस है इसको हम लोग क्या बोलेंगे? माइनर एक्सिस. ये पढ़ा था तुम लोगों ने लास्ट ईयर? नहीं पढ़ा था, तो इस साल पढ़ना है तुमको. दिस इज कॉल्ड मेजर एक्सिस, दिस इज कॉल्ड माइनर एक्सिस. अच्छा, इसका हाफ तुमको देख रहा है, ये सेंटर से पास हो रहा है. तो ये जो डिस्टेंस होगा और ये डिस्टेंस क्या, ये दोनों डिस्टेंस क्या होंगे भाई? इक्वल होंगे. क्या होंगे? इक्वल. तो इस वाले डिस्टेंस को हम लोग बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. क्या बोलेंगे इसको? सेमी मेजर एक्सिस. इसको हम लोग बोलेंगे सेमी मेजर एक्सिस. और इसको हम लोग क्या बोलेंगे? इसको बोलेंगे सेमी माइनर एक्सिस. सेमी माइनर एक्सिस. इज इट क्लियर? तो ये वेलकम टू द हायर क्लास. अब तुमको ये सब चीज़ें पता होना चाहिए. सेमी मेजर एक्सिस क्या होता है, सेमी माइनर एक्सिस क्या होता है, फोकाई का क्या मतलब होता है. ठीक है, इसको पहले नीटली ड्रॉ करो. थोड़ा सा बड़ा हो गया इसके, थोड़ा करता हूँ. यस बोलो, बताता हूँ मैं. ट्राई करो पहले, फिर मैं बताऊँगा. ठीक है, पहले ड्रॉ कर लो प्लीज इसको नीटली. एक एलिप्स को बनाओ, सेमी मेजर एक्सिस मार्क करो, सेमी माइनर एक्सिस मार्क करो, मेजर एक्सिस मार्क करो फटाफट. और ये फोकाई है. एफ एंड एफ डैश आर फोकाई ऑफ एन एलिप्स. अच्छा उसको, हाँ प्लीज ये मार्क कर लो. इसको हम लोग यहाँ पे बोलेंगे, अगर यहाँ पे अर्थ अगर सन से बहुत नजदीक है तो इसको हम लोग बोलेंगे पेरिलियन. पेरिलियन. PERIHELION. पेरिलियन. पेरिलियन. PERIHELION. पेरिलियन. और जब यहां पे अर्थ सन से बहुत दूर होगा उसको हम लोग बोलते हैं एफिलियन. तो वो भी मार्क कर लो प्लीज, एफिलियन. एफिलियन. चलो नेक्स्ट ले लो अब फटाफट. सेकेंड, केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया. केपलर सेकेंड लॉ ऑफ एरिया ले लो. पहले स्टेटमेंट ले लो, फिर इसको आज प्रूफ भी करेंगे. अब टेक डाउन. द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट, द लाइन दैट जॉइंस अ प्लैनेट, the line that joins a planet and the sun, the line that joins a planet and the sun sweeps equal areas
sweeps equal areas, sweeps equal areas in equal intervals of time, sweeps equal areas in equal intervals of time, in equal intervals of time। तो अब इसको हमको प्रूव करना है। अब ये सबसे इंपॉर्टेंट है, ये एग्जाम में भी आता है। अब इसको प्रूव करने के लिए यू शुड नो सम टर्म्स। आप ध्यान से सुनो, अब उसको बंद कर दो प्लीज एक बार। आप ध्यान से सुनो, आप बात मत करो। अब दिस इज अ नॉवल कॉन्सेप्ट, ये तुमने पहले नहीं पढ़ा है स्कूल लेवल पे, ठीक है? अब उसको समझने की कोशिश करो। हमने ऑलरेडी लॉज ऑफ मोशन में पढ़ा हुआ है ना कि whenever any particle or an object moves in a circular path, which force is necessary? Centripetal force पढ़ा है हमने। क्या होती है वो? Centripetal force। अच्छा, centripetal force is a real force or a virtual force? It's a real force। क्या है वो? एक real force। जैसे example, moon revolving around the earth, who provides the necessary centripetal force in that case? Earth's gravitational pull, gravitational force of attraction is providing a necessary centripetal force। बराबर है? तो अगर इस तरीके से मैं बनाता हूँ, ये तुम्हारा अर्थ हो गया और ये तुम्हारा मून हो गया, ठीक है? इसमें हमें अभी मैं मान के चल रहा हूँ कि भाई ये इस तरीके से घूम रहा है एलिप्टिकल ऑर्बिट में, ठीक है? तो जो फोर्स का डायरेक्शन होगा वो कहाँ पे होगा? हमेशा टुवर्ड्स द सेंटर। कहाँ पे होगा? टुवर्ड्स द सेंटर होगा। समझ में आ रहा है मैं कह रहा हूँ? क्या होगा? टुवर्ड्स द सेंटर। अच्छा, ध्यान से देखो, क्या अर्थ का खुद का एक सेंटर ऑफ मास होगा? ऑफकोर्स होगा। भाई मून का भी क्या होगा? एक सेंटर ऑफ मास होगा। तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास और मून का सेंटर ऑफ मास, इसके बीच में अगर मैंने एक लाइन ज्वाइन कर दी स्ट्रेट, तो ये डिस्टेंस हो जाएगा किसके बीच में? अर्थ और मून के बीच में डिस्टेंस हो जाएगा ये, ठीक है? अब ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स कहाँ पे है? कहने से दिस फोर्स इज एक्टिंग अलोंग द लाइन जॉइनिंग द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मून। यस और नो? This force is acting along the line joining the center of mass of earth and center of mass of moon। समझ में आ रहा है मैं क्या कह रहा हूँ? तो एक ऐसी फोर्स। अच्छा, कैन आई ऑल्सो से दैट यहाँ पे व्हाट इज द ओरिजिन? कैन आई से अर्थ इज एक्टिंग एज एन ओरिजिन? यस और नो? भाई अर्थ तुम्हारा एक फिक्स्ड पॉइंट है। क्या है? एक फिक्स पॉइंट। और मून रिवॉल्व हो रहा है अर्थ के आसपास। तो अर्थ क्या हो गया? मेरा एक फिक्स पॉइंट हो गया और वो एक ओरिजिन हो गया यहाँ पे मेरे लिए। मैंने अज्यूम किया कि अर्थ एक ओरिजिन, एक फिक्स पॉइंट है एंड मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ। तो एक ऐसी फोर्स जहाँ पे जब मैं एक लाइन ड्रॉ करता हूँ फिक्स पॉइंट से और रिवॉल्विंग बॉडी के बीच में, और अगर फोर्स का डायरेक्शन अलोंग द लाइन है, तो ऐसी फोर्स को हम लोगों ने एक नाम दिया है, इसको हम लोग बोलेंगे सेंट्रल फोर्स। क्या बोलेंगे इसको? सेंट्रल फोर्स। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ, ये फोर्स ऐसी है जो हमेशा एक्ट होगी अलोंग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड द रिवॉल्विंग बॉडी। उसको हम लोग क्या बोलेंगे? एक सेंट्रल फोर्स बोलेंगे। तो कहने से इन दिस केस कैन आई से सेंट्रीपिटल फोर्स इज एन सेंट्रल फोर्स? यस और नो? क्या हो गई? ये एक सेंट्रल फोर्स हो गई। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है? ये पहला टर्म तुमको पता होना चाहिए, सेंट्रल फोर्स का क्या मतलब होता है। अच्छा, अब सेकंड टर्म वेरी इंपॉर्टेंट। अब जब ये मून रिवॉल्व होगा अराउंड द अर्थ, तो कहने से मून के पास कोई स्पीड होगी? यस और नो? यस। मून के पास कौन सी स्पीड होगी? एक तो होगी लीनियर स्पीड और दूसरी क्या होगी? एंगुलर स्पीड। ये हमने ऑलरेडी डिस्कस किया है। क्या होगी उसके पास? एंगुलर स्पीड। लीनियर स्पीड का डायरेक्शन क्या होता है? हमेशा टेंजेंशियल। क्या होगा उसका? टेंजेंशियल। तो इस तरीके से इसके पास क्या होगी? एक लीनियर स्पीड होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है, लीनियर मतलब स्ट्रेट लाइन ना। अच्छा, अ बॉडी मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन विद सम वेलोसिटी, ये भी हम लोगों ने किया है कॉलिजन पे। एक बॉडी है मास, उसकी वेलोसिटी का डायरेक्शन कुछ इस तरीके से है। कैन आई कैलकुलेट द मोमेंटम ऑफ दिस बॉडी? यस और नो? ऑफ कोर्स। मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होगा? मास इंटू वेलोसिटी, m इंटू वी, राइट? अच्छा, मोमेंटम लीनियर स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी? मोमेंटम क्या है? एक वेक्टर क्वांटिटी। और मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? लीनियर मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? सेम एज द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी। भाई वेलोसिटी का जो डायरेक्शन है, मोमेंटम का डायरेक्शन क्या होगा? सेम होगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ठीक है। अच्छा, अब ध्यान देखो, यहाँ पे ध्यान से देखो। यहाँ पे जो मून है इसके पास लीनियर स्पीड है, तो क्या इसके पास लीनियर वेलोसिटी भी होगी? हाँ, क्या होगी? वेलोसिटी भी होगी। अच्छा, क्या वेलोसिटी कांस्टेंट होगी यहाँ पे? नहीं, वेलोसिटी क्या हो रही है? बार बार चेंज हो रही है। क्यों चेंज हो रही है? ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन, ड्यू टू चेंज इन द डायरेक्शन। तो इसके पास वेलोसिटी भी है। यहाँ पे आएगा तो ऐसी होगी, यहाँ पे आएगा तो ऐसी होगी, यहाँ पे आएगा तो ऐसी होगी। इसके पास वेलोसिटी भी है।
समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? सिंस इसके पास वेलोसिटी है, इसके पास मास है ना, मून का खुद का मास भी होगा, तो क्या मून के पास मोमेंटम होगा? कैसा मोमेंटम होगा वो? लीनियर मोमेंटम। क्या होगा वो? लीनियर मोमेंटम। तो लीनियर मोमेंटम ऑफ द मून क्या लिख सकता हूँ मैं? फॉर्मूला m इंटू वी मैं लिख सकता हूँ, नो प्रॉब्लम एट ऑल। ये दूसरा टर्म हो गया। तो हमने क्या क्या सीखा अभी तक? सेंट्रल फोर्स का मतलब क्या होता है, और मून के पास क्या होगा? लीनियर मोमेंटम होगा। अच्छा, नाउ सिंस मून इज रिवॉल्विंग अराउंड द अर्थ, तो मून के पास क्या होगी? एंगुलर स्पीड। क्या होगी? एक एंगुलर स्पीड। अगर उसके पास एंगुलर स्पीड होगी तो क्या उसके पास एक एंगुलर मोमेंटम भी होगा? यस और नो? यस। क्या होगा उसके पास? एक एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम क्या होता है ये तुम डिटेल में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। इस समय तुमको सिर्फ एक ब्रीफ आइडिया दे रहा हूँ। एंगुलर मोमेंटम का सिंबल होगा कैपिटल एल। इसका फॉर्मूला होगा निकालने का P और R। R मतलब जो डिस्टेंस होगा, और P मतलब क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। क्या होता है ये? लीनियर मोमेंटम। इसको हम लोग बोलेंगे एंगुलर मोमेंटम। एंगुलर मोमेंटम भी क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। समझ में आ रहा है? क्या होती है? एक वेक्टर क्वांटिटी होती है। अच्छा, अब ध्यान से देखो एक और चीज़ जो हमने ऑलरेडी की हुई है। कैन यू रिकॉल न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? क्या था न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन? द रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज डायरेक्ट प्रोपोर्शनल टू द फोर्स अप्लाइड। सो dp by dt was equal to what? F। किया ना हम लोग ने? अगर फोर्स जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? अगर फोर्स जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता है? कांस्टेंट हो जाता है। इसी को हम लोग बोलते हैं ना कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम। किया हम लोग ने? कंजर्वेशन लीनियर मोमेंटम का पता, जब फोर्स क्या हो जाती थी? जीरो हो जाती थी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम मतलब बॉडी घूम रही है। जब बॉडी घूम रही है तो उस पर फोर्स लगेगी। अच्छा, फोर्स लगेगी मतलब बेसिकली क्या लगेगा? ये भी हमने किया हुआ है, टॉर्क हमने किया था। टॉर्क का मतलब क्या होता है? मोमेंट ऑफ कपल। जब टॉर्क लगेगी तभी बॉडी क्या करेगी? घूमेगी। तो लीनियर स्पीड का एनालॉगस क्या होगा भाई? एंगुलर स्पीड। और फोर्स का एनालॉगस पता क्या होगा? टॉर्क होगा। क्या होगा? टॉर्क होगा। तो जैसे dp by dt इज इक्वल टू f होता है, वैसे ही dl by dt विल बी इक्वल टू टॉर्क। क्या समझ में आया? यस और नो? जैसे dp by dt क्या होता है? f होता है। वैसे dl by dt क्या होगा? टॉर्क होगा। क्या होगा? टॉर्क होगा। अगर टॉर्क जीरो हो गया तो कहना से एंगुलर मोमेंटम कंजर्व हो जाएगा? यस और नो? अगर टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। जैसे यहाँ पे अगर फोर्स जीरो हो गया, एक्सटर्नल फोर्स, तो लीनियर मोमेंटम क्या हो जाता था? कंजर्व। कंजर्व का मतलब क्या हो जाएगा? कांस्टेंट, चेंज नहीं होगा। वैसे अगर टॉर्क जीरो हो गया तो लीनियर एंगुलर मोमेंटम भी क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कंजर्व हो जाएगा। क्या ये समझ में आया चीज़ें? देखो ये उनको ही समझ में आएगा जिनने बेसिक्स पढ़ा हुआ है। ये मैंने सब चीज़ें ऑलरेडी करवाई हुई है। मोमेंटम क्या होता है? लीनियर स्पीड क्या होती है? वेलोसिटी। चेंज इन मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। ये सब हमने किया हुआ है पिछले वाले टॉपिक में। ठीक है, ये सब रिवीजन करवा रहा हूँ मैं फिर से, क्योंकि इसको प्रूव करने के लिए ये सारी चीज़ें अपने को पता होना चाहिए। मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। सबसे पहला टर्म हमने क्या किया? सेंट्रल फोर्स। उसका मतलब क्या होता है? अ फोर्स एक्टिंग अलॉन्ग द लाइन जॉइनिंग द फिक्स पॉइंट एंड द रिवॉल्विंग बॉडी। उसको हम क्या बोलेंगे? सेंट्रल फोर्स। तो कहने से सेंट्रीपिटल फोर्स इज सेंट्रल फोर्स? यस, पहला पॉइंट। दूसरा, लीनियर मोमेंटम का मतलब क्या होगा? प्रोडक्ट ऑफ मास एंड वेलोसिटी। मून के पास क्या लीनियर वेलोसिटी होगी? हाँ होगी। इसकी वेलोसिटी बार बार क्या हो रही है? चेंज हो रही है ड्यू टू चेंज इन डायरेक्शन। तो उसके पास एक लीनियर मोमेंटम भी है। ठीक है। थर्ड, अगर उसके पास लीनियर मोमेंटम है, वेलोसिटी है, तो उसके पास एंगुलर स्पीड है, तो क्या है? उसके पास एंगुलर वेलोसिटी भी है। तो एंगुलर वेलोसिटी जैसे क्या बनेगा? एक एंगुलर मोमेंटम बनेगा। क्या बनेगा? एंगुलर मोमेंटम। अभी मैंने डायरेक्टली ये फॉर्मूला लिख दिया। ये फॉर्मूला कैसे डिराइव होता है ये अब हम जाएंगे नहीं, इस पर पूरा टाइम वेस्ट है। ये 12th में पढ़ोगे तुम। अब इसे पता होना चाहिए एंगुलर मोमेंटम का मतलब क्या होगा? लीनियर मोमेंटम इनटू डिस्टेंस। इसको हम क्या बोलेंगे? एंगुलर मोमेंटम। अच्छा, हमको ये मालूम है कि अगर एक बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है तो उसके पास लीनियर स्पीड होती है। अगर बॉडी घूम रही है तो उसके पास क्या होगी? एंगुलर स्पीड होगी। अगर बॉडी स्ट्रेट लाइन में चल रही है, इस पर एक फोर्स लगती है, तो उसके पास क्या लगेगा? घूमती हुई बॉडी पे टॉर्क लगेगा। न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन इज रेट ऑफ चेंज ऑफ मोमेंटम इज इक्वल टू फोर्स। तो अगर एक्सटर्नल फोर्स जीरो हो गई तो मोमेंटम क्या हो जाएगा? हमेशा कांस्टेंट। वैसे ही अगर एक्सटर्नल टॉर्क जीरो हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। क्या हो जाएगा? कांस्टेंट हो जाएगा। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? ये बेसिक्स है। अब हम प्रूव करेंगे लॉ ऑफ एरिया इसके लिए। क्लियर है चीज़? ठीक है, चलो तो अब देखते हैं हम लॉ ऑफ एरिया कैसे प्रूव कर सकते हैं हम उसको। ठीक है, तो मैं सेम एग्जांपल ले रहा हूँ। यहाँ पे तुम्हारे पास इस तरीके से एक अर्थ है, ये मून है, और ये इस तरीके से घूम रहा है। ठीक है,
ये जो मून है सपोज यहाँ से यहाँ तक पहुँचा यहाँ पे। अच्छा, नाउ मून रिवॉल्व्स अराउंड द अर्थ एंड इट कवर्स सम डिस्टेंस इन अ वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल। किसमें किया उसने? वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल किया, उसको मैंने बोल दिया डेल्टा टी। मुझे एक बात बताओ, सर्कल में अगर बहुत ही छोटे टाइम में कोई चीज़ मूव करेगी तो उसका जो डिस्टेंस होगा वो कर्व डिस्टेंस होगा कि लीनियर डिस्टेंस होगा? फिर से रिपीट कर रहा हूँ मैं, अगर सर्कुलर पाथ में एक बॉडी ट्रैवल कर रही है ना वेरी वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल, बहुत ही छोटे टाइम के लिए, तो उसका डिस्टेंस क्या होगा? लीनियर होगा। क्या होगा? लीनियर होगा। तो लेट्स से यहाँ से यहाँ ट्रैवल किया उसने, ठीक है, तो ये तुम्हारा इस तरीके से उसने, ये तुम्हारा एरिया हो गया, यस और नो? क्या हो गया? ये तुम्हारा एरिया हो गया। इसको हम लोग बोलेंगे आर। आर क्या डिस्टेंस है? मैंने अभी एक्सप्लेन किया था, आर क्या डिस्टेंस है? आर इज द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर ऑफ मास ऑफ अर्थ एंड सेंटर ऑफ मास ऑफ मून। ये डिस्टेंस आर है उसके बीच में। क्लियर है चीज? ठीक है। अच्छा, इसके पास क्या लीनियर स्पीड है? हाँ है। कितनी है लीनियर स्पीड? v। कितनी है? v है। तो यहां से लेके यहां तक जितना डिस्टेंस ट्रैवल किया, क्या मैं वो निकाल सकता हूं? अगर इसके पास स्पीड v है तो ऑब्वियसली इसने डिस्टेंस ट्रैवल किया ना, कहाँ से? यहाँ से लेके यहाँ तक जिसने डिस्टेंस ट्रैवल किया। क्या मैं निकाल सकता हूँ इसको? ऑफ कोर्स निकाल सकता हूँ। डिस्टेंस का फॉर्मूला क्या होता है? स्पीड इनटू टाइम। क्या होता है फॉर्मूला? स्पीड इनटू टाइम। कितना टाइम लगा यहाँ से यहाँ पहुँचने में? डेल्टा टी। कितनी स्पीड है उसकी? v। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो क्या मैं ये डिस्टेंस निकाल सकता हूँ ये वाला? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? ये v डेल्टा टी। कितना हो जाएगा? v डेल्टा टी। अच्छा, अब ध्यान से देखो, ये जो एरिया है ये किसका रिजेंबल कर रहा है? ये ट्राइंगल। किसका एरिया है? ट्राइंगल का एरिया। ट्राइंगल का एरिया क्या होता है? हाफ इंटू बेस इंटू हाइट। यहाँ पे एक रेडियस है और ये क्या है? इसकी डिस्टेंस है v डेल्टा टी। तो इसका एरिया कितना हो जाएगा? हाफ इंटू r इंटू v डेल्टा टी। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ? ये हो गया एरिया इसका, इस पार्ट का एरिया हो गया। ठीक है, डेल्टा टी को मैं नीचे लेके आ रहा हूँ, इसको मैं डेल्टा ए लिख देता हूँ अभी फिलहाल। डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू कितना हो जाएगा? हाफ इंटू आर इंटू वी। क्या समझ में आया? यस और नो? समझा कैसे किया मैंने? ये डिस्टेंस है आर। ये डिस्टेंस मैंने स्ट्रेट लाइन क्यों माना है? क्योंकि बहुत ही छोटे डायमीटर में उसने ट्रैवल किया है, तो वो हमेशा स्ट्रेट लाइन होगा वो। ये स्ट्रेट लाइन का जो लीनियर डिस्टेंस है कैसे मैंने कैलकुलेट किया है? स्पीड इंटू टाइम। तो v डेल्टा टी से मैंने निकाला, तो मैंने इसका एरिया निकाला है हाफ इंटू आर इंटू वी डेल्टा टी। डेल्टा टी को मैं नीचे लेके गया तो हाफ इंटू आर इंटू वी आ गया है। क्या ये समझ में आ रहा है? यस और नो? ठीक है। सॉरी, स्पीड चेंज नहीं हो रही, वेलोसिटी चेंज हो रही है, स्पीड नहीं चेंज हो रही ना। हाँ, मैंने स्पीड लिया है यहाँ पे, देखो मैंने इसलिए उसमें एरो नहीं मारा ना, मैंने क्या लिया है? स्पीड लिया है मैंने। ठीक है। अच्छा, अब मुझे बताओ मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? लीनियर मोमेंटम का क्या फॉर्मूला होता है? m इंटू वी। यही होता है ना फॉर्मूला, मैग्नीट्यूड उसका होता है m इंटू वी। तो देखो मैं क्या कर रहा हूँ, यहाँ पे m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। क्या किया मैंने? m से मल्टीप्लाई किया और m से डिवाइड किया। तो कितना हो जाएगा ये? डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ इंटू एम वी आर, और यहाँ पे 2m हो गया। समझ में आया? एम वी आर ना मल्टीप्लाई हो गया, एम वी आर अपॉन 2m हो गया। अच्छा, मैंने अभी बताया था एंगुलर मोमेंटम का फॉर्मूला क्या होता है? मैंने अभी बताया था r इंटू पी। क्या होता है फॉर्मूला? r इंटू पी। तो इसका फॉर्मूला क्या हो जाएगा? एम वी आर हो जाएगा। यस और नो? क्या हो जाएगा फॉर्मूला? एम वी आर। तो मैं यहाँ पे एम वी आर के बदले क्या लिख दूंगा भाई? एल लिख दूंगा। तो मेरा अब क्या हो जाएगा? ये तुम्हारा हो जाएगा डेल्टा ए बाय डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ, और ये पूरा टर्म किससे रिप्लेस हो जाएगा? एल से। तो जाएगा एल अपॉन एम। कितना समझ में आया? यस और नो? क्लियर है चीज? एम कैसे है बेटा? मैंने एम से मल्टीप्लाई किया और एम से डिवाइड किया। तो यहाँ पे मैंने एम वी आर मुझे बनाना था, तो मैंने एम से मल्टीप्लाई किया, एम से डिवाइड किया। तो अब एम वी आर क्या हो जाएगा? एल हो जाएगा। तो तुम्हारा फॉर्मूला आ गया हाफ एल अपॉन 2m हो गया ये। ठीक है। अच्छा, अब देखो ध्यान से, एल का मतलब क्या होता है? एंगुलर मोमेंटम। अब मुझे बताओ, अगर ये मून घूम रहा है मतलब इस पर टॉर्क लग रहा है क्या? डेफिनेटली लग रहा है। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है? याद करो, हमने अभी किया था हम लोगों ने। टॉर्क का फॉर्मूला क्या होता है?
आर क्रॉस एफ, ये हमने किया है, क्या होता है आर क्रॉस एफ, याद आ रहा है, यही फॉर्मूला था हमारा, ये हमने किया था लास्ट टाइम, आर क्रॉस एफ, आर मतलब परपेंडिकुलर डिस्टेंस या डिस्टेंस फ्रॉम द पिवट, और फोर्स, यही होता है ना, यस और नो। अब मुझे बताओ इस केस में टॉर्क लग रहा है क्या? हाँ टॉर्क तो लग रहा है, लेकिन टॉर्क की वैल्यू क्या है? अच्छा इसका मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? इसका मैग्नीट्यूड क्या हो जाएगा? क्रॉस प्रोडक्ट है, इसको निकालेंगे तो क्या हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा कॉस थीटा, साइन थीटा कितना हो जाएगा? आर एफ साइन थीटा। क्लियर है चीज? अब ध्यान से देखो यहां पे, ये जो आर है ना, इसको मैं मान लेता हूं पोजीशन वेक्टर। क्या मान लिया मैंने? पोजीशन वेक्टर। तो ये पोजीशन वेक्टर कहां से है? अर्थ से मून तक है। कहां से? अर्थ से मून पे, ठीक है। यहां पे फोर्स का डायरेक्शन क्या है? हाँ टूवर्ड सेंटर। फोर्स का डायरेक्शन कहां पे? टूवर्ड द सेंटर। तुम्हारा ये कहां पे है? पोजीशन वेक्टर कहां पे? अर्थ से मून। कहने से पोजीशन वेक्टर और फोर्स का डायरेक्शन ऑपोजिट है भाई। फोर्स ऐसे लग रही है राइट, और पोजीशन वेक्टर इस तरीके से राइट। दोनों के बीच में एंगल कितना हो गया? 180। साइन 180 की वैल्यू कितनी होती है? 0। कितनी होती है? तो टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई भाई? टॉर्क की वैल्यू कितनी आ गई? और मैंने अभी थोड़ी देर पहले लिखा था ना, dl by dt इज इक्वल टू वॉट? टॉर्क। पढ़ा था मैंने। अगर टॉर्क 0 हो गया तो एंगुलर मोमेंटम क्या हो गया? कंजर्व हो गया। यहां पे देखो अपना स्टेटमेंट क्या है? डेल्टा ए बाई डेल्टा टी इज इक्वल टू हाफ एल अपॉन 2m। अगर ये कांस्टेंट हो गया, और मास तो हमेशा क्या होता है? कांस्टेंट। तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या हो गया भाई? कांस्टेंट हो गया। क्या हो गया? ये कांस्टेंट हो गया। क्या बात समझ में? यस और नो? फिर से मैं रिपीट कर रहा हूं भाई, यहाँ पे टॉर्क की वैल्यू कितनी हो रही है भाई? 0, क्योंकि यहाँ पे पोजीशन वेक्टर और फोर्स के बीच में एंगल कितना बन रहा है? 180। साइन 180 कितना होता है? 0। टॉर्क कितना हो गया? 0। dl बाई dt से अगर टॉर्क 0 हो गया तो L क्या हो गया भाई? L बिकम्स कांस्टेंट। इसको बोलते हैं कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। L कांस्टेंट हो गया। L कांस्टेंट है, M कांस्टेंट है, ये तो नंबर है, तो ये पूरा टर्म क्या हो गया? कांस्टेंट। मतलब डेल्टा ए बाई डेल्टा टी क्या हो जाएगा? हमेशा कांस्टेंट हो जाएगा। अब तुम कहीं से भी निकाल लो, अगर तुम इसका भी निकाल लो, इस तरीके से एरिया निकाल लो, ये वाला, तुम कोई भी एरिया निकाल लो, अब इट विल ऑलवेज बी सेम इन इक्वल इंटरवल टाइम। इक्वल एरियाज इन इक्वल इंटरवल्स ऑफ टाइम, यही तुम्हारा सेकेंड लॉ है। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये सारी चीज़ तुमको याद रखनी है। सेंट्रल फोर्स क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, लीनियर मोमेंटम क्या होता है, ठीक है। एंगुलर मोमेंटम वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी क्या होगी? वो एक वेक्टर क्वांटिटी। आर क्रॉस पी, दैट्स राइट, आर क्रॉस पी बराबर, ये इसका फॉर्मूला होगा। ये फॉर्मूला याद रखो, ये भी आगे हायर क्लास में भी यूज़ करोगे। एम वी आर होता है एंगुलर मोमेंटम, और खाली एम वी क्या होता है? लीनियर मोमेंटम। क्लियर है चीज़? तो प्लीज़ कॉपी करो उसको, जितना तुम समझ पाए हो लिख लो प्लीज़, कि मैं नोट्स दूँ इसके ऊपर। Do you want me to give you notes, or you can copy this on your own? You can write all the points. Write what is the meaning of central force, what is linear momentum, what is angular momentum. Write everything. Come on. थोड़ा थोड़ा दिमाग यूज़ करो। अब मैं कितना स्पून फीड करूँ? मैं तो नोट्स दे दूंगा तुमको, लिख के भूल जाओगे। खुद से ट्राई करो। अब ये समझ में आया? पीछे एक एक वर्ड समझ में आया जो मैंने बताया? चलो चालू हो जाओ। अरे तुम लोग बहुत बात कर रहे हो, क्या हो गया? सेंट्रल फोर्स क्या होती है? चलो ले लो, व्हाट इज सेंट्रल फोर्स, मैं वो दे देता हूँ। टेक डाउन व्हाट इज सेंट्रल फोर्स। लिखो, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन, द फोर्स एक्टिंग अलोंग द लाइन the force acting along the line joining the position of object, the force acting along the line joining the position of object, joining the position of object and a fixed point, usually taken as a origin. The force acting along the line joining the position of the object and the fixed point usually taken as origin.
तो देखो तुमको जो मैंने एक भी एक्सप्लेन किया ना, ये एल डेल्टा टी और ये वाला, ये तुम्हारी बुक में कुछ नहीं दिया हुआ है। तुम्हारी बुक में सीधा लोगों ने स्टेटमेंट दे दिया है कि अगर सेंट्रल फोर्स होती है तो सेंट्रल फोर्स के लिए एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होता है, कॉन्जर्व होता है। उन्होंने वो लिख के छोड़ दिया है। कैसे हुआ है वो एक्सप्लेन नहीं किया, मैं तुमको एक्सप्लेन कर दिया कि अब क्यों यहाँ पे एंगुलर मोमेंटम कॉन्जर्व हो रहा है, क्योंकि टॉर्क की वैल्यू क्या आ रही है, यहाँ पे 0 आ रही है। टॉर्क की वैल्यू 0 क्यों आ रही है, मैंने ये भी एक्सप्लेन कर दिया है, क्योंकि पोजीशन वेक्टर ऑफ फोर्स के बीच में जो एंगल बन रहा है वो कितना है, 180 है। फॉर एट एनी इंस्टेंट ऑफ टाइम सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा। क्लियर है चीज़? अब कर लो खुद से एक बार कॉपी, एक एक स्टेटमेंट लिखो, अपने वर्ड्स में लिखो, कोई प्रॉब्लम नहीं मुझे, पर एक एक चीज़ एक्सप्लेन करो। तुमको ये एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं, अगर तुम चाहो तो उसको स्किप कर सकते हो। कौन सा वाला पार्ट कि dl/dt इज इक्वल टू टॉर्क 0, ये कुछ एक्सप्लेन नहीं करोगे चल जाएगा। दिस इज फॉर योर अंडरस्टैंडिंग, मैं तुमको समझाने के लिए बताया है, तुम्हारी बुक में ये सब स्टेप्स नहीं है। सब वर्ड्स में लिखो, एक पोजीशंस के नाम दे दो भाई, यहाँ पे एक पोजीशन के नाम दे दो, यहाँ पे दे दो P, यहाँ पे दे दो P डैश, लिखो द प्लैनेट मूविंग फ्रॉम P टू P डैश, या मून अगर तुमने लिया एग्जाम्पल में, तो मून मूविंग फ्रॉम P टू P डैश इन अ वेरी शॉर्ट टाइम इंटरवल डेल्टा T विद द स्पीड ऑफ V, सो द डिस्टेंस कवर्ड विल बी व्हाट, V डेल्टा T। ये सब आप तुमको वर्ड्स में लिखना है खुद से, V डेल्टा T। तो अब तुमको हमेशा याद रखना है, सेंट्रल फोर्स अगर कभी भी कोई सेंट्रल फोर्स होगी तो उसका एंगुलर मोमेंटम हमेशा क्या होगा, कंजर्व होगा। नो मैटर व्हाट, एंगुलर मोमेंटम इज ऑलवेज कंजर्व्ड, बट दिस इज ओनली एप्लीकेबल फॉर सेंट्रल फोर्स। वो सेंट्रल फोर्स होनी चाहिए, हर फोर्स सेंट्रल फोर्स नहीं होती है। So you can directly write a statement that for a central force, angular momentum is always conserved. तुमको ये कुछ भी एक्सप्लेन करने की जरूरत नहीं पड़ेगी, ठीक है? So for a central force, angular momentum is always conserved. तो angular momentum हमेशा कांस्टेंट होगा सेंट्रल फोर्स के लिए। फिनिश्ड? समझ में आया क्या रे? समझ में आया अच्छे से? मोमेंटम क्या होता है, एंगुलर मोमेंटम क्या होता है, समझ में आया ना? अच्छा, एंगुलर मोमेंटम, वेक्टर क्वांटिटी, स्केलर क्वांटिटी, वेक्टर क्वांटिटी। तो ये जो हमने फॉर्मूला लिखा है अभी, ये तो खाली मैग्नीट्यूड हुआ ना उसका, इसका डायरेक्शन कैसे निकालेंगे अब? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन कैसे निकालेंगे भाई? एंगुलर मोमेंटम का डायरेक्शन भी तो होगा ना, वेक्टर क्वांटिटी है, ये तो सिर्फ मैग्नीट्यूड हुआ ना उसका, डायरेक्शन कैसे निकालेंगे? जैसे देखो लीनियर मोमेंटम में डायरेक्शन क्या होता है हमेशा, डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी, वो इजी है, उसमें हमको निकालने की जरूरत नहीं है। तो यहाँ पे क्रॉस प्रोडक्ट का कैसे निकालते थे हम? बाय यूजिंग राइट हैंड थंब रूल। समझ में आ रहा है? राइट हैंड थंब रूल, उसी से हम निकालेंगे किसका डायरेक्शन, एंगुलर मोमेंटम का। और अभी इस साल हमको कुछ नहीं करना है, ये हमारे सिलेबस का पार्ट नहीं है, तुम 12th में पढ़ोगे नेक्स्ट ईयर। हो गया, कंप्लीट हो गया ये? चलो, तो अब नेक्स्ट आते हैं थर्ड लॉ, केप्लर्स थर्ड लॉ। प्लीज टेक डाउन केप्लर्स थर्ड लॉ, ब्रैकेट में लिखो लॉ ऑफ पीरियड। केप्लर्स थर्ड लॉ, लॉ ऑफ पीरियड। पीरियड मतलब यहां पे टाइम पीरियड की बात कर रहे हैं हम लोग। टेक डाउन, टेक डाउन द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, द स्क्वायर ऑफ द टाइम पीरियड, the square of the time period of revolution,
the square of the time period of a revolution, the square of the time period of revolution of a planet around the sun, of a planet around the sun is proportional to, of a planet around the sun is proportional to the cube of, is proportional to the cube of, याद रखना आप, इसको हम लोग रेडियस नहीं बोलेंगे, इसको हम लोग बोलेंगे क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, क्यूब ऑफ सेमी मेजर एक्सिस, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द एलिप्स, semi major axis of the ellipse traced by the planet, semi major axis of the ellipse traced by the planet, traced by the planet. तो उसका मतलब ये हुआ कि अर्थ, ये मून, इसके सेंटर ऑफ मास से ये हो गया आर, तुम्हारी सेमी मेजर एक्सिस, और ये इस तरीके से घूम रही है, तो इसका जो टाइम पीरियड होगा दैट इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब. सो टी स्क्वायर अपॉन आर क्यूब इज नथिंग बट कांस्टेंट. क्या है ये? कांस्टेंट है. तो ये कॉपी कर लो प्लीज. टी स्क्वायर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू आर क्यूब, तो टी स्क्वायर बाय आर क्यूब इज नथिंग बट इक्वल टू, इसका जो रेशियो आएगा वो क्या आएगा? हमेशा कांस्टेंट होगा, वो चेंज नहीं होगा. तो यहाँ पे आर का मतलब क्या है? यहाँ पे आर का मतलब है सेमी मेजर एक्सिस, semi major axis, semi major axis. Done. तो ये तुम्हारे हो गए केप्लर्स फर्स्ट लॉ, सेकेंड लॉ और थर्ड लॉ. ये तुमने ऑलरेडी पढ़ा था स्कूल में, पर आई एम श्योर इतना डेप्थ में नहीं पढ़ा होगा, पर अब तुमको याद रखना है चीज़ों के बारे में. ठीक है, चलो नेक्स्ट आते हैं अब. और वेरी फेमिलियर टर्म जो तुमने ऑलरेडी पढ़ा हुआ है, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन. किसने दिया था ये? आइजैक न्यूटन. सर आइजैक न्यूटन ने दिया था. क्या बोलते हैं न्यूटन? ये तो याद होगा ना, क्या बोलता है वो न्यूटन? कि दो पार्टिकल्स यूनिवर्स में कहीं पे भी होंगे, उनके बीच में जो डिस्टेंस होगा वो कितना भी होने दो, उनके बीच में हमेशा एक फोर्स एग्जिस्ट होगी. इसको हम लोग क्या बोलते हैं? ग्रेविटेशनल फोर्स. क्या बोलते हैं इसको? याद आ रहा है? ये तुमने पढ़ा होगा एसएससी बोर्ड पे, और आईसीएसई वालों ने भी पढ़ा तो है, कभी ना कभी तो पढ़ा ही होगा ये, श्योर. तो क्या बोलता है वो? अगर दो पार्टिकल्स है इस तरीके से, एक का मास है m1, दूसरा पार्टिकल है उसका मास है m2, उसके सेंटर ऑफ मास से जो डिस्टेंस होगा उसको हम लोग बोलेंगे r. तो उसके में जो हमेशा फोर्स एग्जिस्ट होगी वो हमेशा क्या होगी? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी. डिस्टेंस कितना भी होने दो, इट विल नॉट मैटर, बिकॉज इफ यू कैन रिकॉल, हमने ये लॉज ऑफ मोशन में किया है, 4 फंडामेंटल फोर्स ऑफ नेचर किया है ना हम लोग ने. उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स का रेंज क्या होता था? इनफाइनाइट. क्या होता था उसका? इनफाइनाइट रेंज होता था. समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो यहाँ पे ये जो डिस्टेंस होगा ये कितना भी हो सकता है, इससे कोई फर्क नहीं पड़ेगा. इसका जो रेंज होगा ग्रेविटेशनल फोर्स का वो क्या होगा भाई? इनफाइनाइट होगा. ठीक है, तो न्यूटन बोलता है कि जो फोर्स होगी दोनों के बीच में वो अट्रैक्टिव इन नेचर होगी कि रिपल्सिव इन नेचर होगी? ऑलवेज अट्रैक्टिव इन नेचर. इसका निकालने का फॉर्मूला ये भी हमने किया हुआ है. फोर्स एक्टिंग बिटवीन टू पार्टिकल्स ऑफ मासेस m1 m2 इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू प्रोडक्ट ऑफ मासेस. तो यहाँ पे हो जाएगा m1 एंड m2. ठीक है, और दूसरा क्या बोलता है वो? f इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस ऑफ सेपरेशन बिटवीन देम. अब दोनों को कंबाइन करेंगे तो क्या हो जाएगा? f प्रोपोर्शनल टू m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. To remove the sign of proportionality, we have to always introduce a constant. यहाँ पे जो constant आ जाएगा वो जाएगा कैपिटल G. So m1 m2 अपॉन r स्क्वायर. ये तुम्हारा आ जाएगा फॉर्मूला टू कैलकुलेट ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन टू
पार्टिकल्स। ध्यान रखना, ये जो फॉर्मूला डिराइव हुआ है ये किसके लिए हुआ है? ये पार्टिकल्स के लिए हुआ है, बॉडीज़ के लिए अभी तक नहीं हुआ है। अब बॉडीज़ में इसको कैसे ट्रांसलेट करेंगे? जहाँ पे हम बॉडीज़ को क्या अज्यूम करेंगे? सेंटर ऑफ मास। बॉडीज़ का जो एंटायर मास होगा उसको हम अज्यूम करेंगे टू बी कॉन्सेंट्रेटेड एट अ पॉइंट कॉल्ड सेंटर ऑफ मास। उसके बाद फिर हम क्या लगाएंगे? लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो न्यूटन के जितने भी लॉज है वो सब बॉडीज़ के लिए डिराइव नहीं हुए थे। किसके लिए हुए थे? पार्टिकल्स के लिए। उसको बॉडीज़ में हम लगाते हैं कैसे? हम बॉडी को अज्यूम करते हैं कि उसके एंटायर मास उसका कहाँ पे है? सेंटर ऑफ मास पे। क्लियर है चीज़? तो प्लीज टेक डाउन नेक्स्ट क्वेश्चन। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। स्टेट यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन। State universal law of gravitation. Take down. Every particle of matter, every particle of matter, every particle of matter attracts, every particle of matter, every particle of matter attracts every other particle, every particle of matter attracts every other particle of a matter, every particle of matter attracts every other particle of matter with a force, with the force, with the force which is directly proportional to, which is directly proportional to the product of their masses, which is directly proportional to the product of their masses and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to, and inversely proportional to the square of distance, and inversely proportional to the square of distance, and inversely proportional to square of distance between them, square of distance between them. Please copy this now. यहाँ तक फटाफट। Done? Now can you recall what is the magnitude of gravitational constant? तो g का वैल्यू था 6.67 इंटू 10⁻⁻11। ठीक है, चलो मुझे बताओ, खड़े हो जाओ एक बार, बहुत बात कर रहे हो, खड़े हो जाओ। हाँ हाँ फटाफट आना चाहिए तुमको। g की यूनिट क्या होगी? ऐसा यूनिट, यस। तो यूनिट नहीं होगी तुम्हारा, अगर वेट कांस्टेंट होगा तो यूनिट नहीं होगी। यूनिट क्या होगी ग्रेविटेशनल कांस्टेंट की? तुम्हारे जो आजू बाजू के लोग तुमको बोलो ना बोल बोल, उनको भी शायद ही आता होगा, तो उनकी सुनो बात। हाँ सही सही कर रहे हो। क्या होगी यूनिट?
कोई आइडिया नहीं है। तो एक बार निकाल लो ना जी का, तुम्हारे पास फॉर्मूला तो है ना, जी का फॉर्मूला क्या हो जाएगा, आर स्क्वायर वहाँ पे मल्टीप्लाई हो जाएगा और m1 m2 नीचे आ जाएगा, तो उससे तुम जी निकाल लोगे, राइट। तो अब यूनिट निकालो, क्या होगी यूनिट। हाँ वैसे ये जो मैंने क्वेश्चन पूछा है ये बहुत ही एक अबाव या बिलो एवरेज इंटेलिजेंस के भी आना चाहिए इस क्वेश्चन। ये तो इतना कोई आईआईटी का क्वेश्चन तो मैंने पूछा भी नहीं जेईई का भी, तो हम तो वहाँ तक गए भी नहीं अभी तक। इतना सिंपल तुम नहीं बता पा रहे हो मुझे कि जी की यूनिट कैसे निकालेंगे भाई। मैंने ये भी बता दिया कि आर स्क्वायर मल्टीप्लाई हो जाएगा, m1 m2 नीचे आ जाएगा। फोर्स कैसे यूनिट क्या होती है, न्यूटन। डिस्टेंस की क्या होती है, डिस्टेंस स्क्वायर है तो क्या हो जाएगी मीटर स्क्वायर, और m1 m2 मतलब केजी स्क्वायर, तो इसकी यूनिट क्या हो जाएगी भाई, न्यूटन मीटर स्क्वायर। आएगा तुमको 10-20 साल में आ जाएगा, बैठ जाओ। इसकी यूनिट होगी न्यूटन मीटर स्क्वायर पर केजी स्क्वायर। अब इसके बाद मैं तुमको एक ऐसा क्वेश्चन देने वाला हूं जिससे तुम्हारा आईआईटी पक्का हो जाएगा। तुमको निकालना है इसके डायमेंशंस। हाँ भाई तुम्हारे लिए तो आईआईटी का क्वेश्चन है, निकालो चलो सब लोग। कैलकुलेट डायमेंशंस ऑफ कैपिटल जी। हाँ सब एक दूसरे की बुक से देख लेना। याद रखो तुम्हारे आसपास जो बैठे हुए हैं उनको भी नहीं आता बहुत कुछ, तो अब से अपना दिमाग यूज करो, बेटर है वो। तुमको इसके डायमेंशन, यूनिट से डायमेंशन तो हो ही गया तुम्हारा, राइट, कॉलेज में भी है वो, ये प्रैक्टिस है उसकी। जी की डायमेंशन निकाल के दिखाओ मुझे। डायमेंशन निकालते हैं हम इन टर्म्स ऑफ लेंथ, मास एंड टाइम, LMT। ये उसके बेस होंगे, तुमको उसके पावर निकालना है। देखो मैं कितना बेसिक में जा रहा हूँ, चलो निकालो अब इसका क्या आएगा। रुक जाओ, दूसरों को भी मौका दो बोलने का आंसर। मुझे पता है यहाँ पे किसको क्या क्या आ रहा है। फोकस करोगे तो ये भी आ जाएगा, कोई डिफिकल्ट नहीं है इतना। आया क्या तेरे को समझ में भी आया मैंने क्या बोला, तो निकालना डायमेंशंस। देखो न्यूटन के जो डायमेंशन होते हैं ना LMT में, ये सब तो तुमको अब लर्न कर लेना चाहिए बाय हार्ट। फोर्स हो गया, वर्क हो गया, पावर हो गया, प्रेशर हो गया, ये सब तो लर्न कर लो बाय हार्ट। इस क्लासेस में बहुत सारे बच्चे जो 11th के, वो लोगों ने ऑलरेडी लर्न कर लिया चीज़ों को, बाय हार्ट कर लिया उन्होंने। तुमको भी कर लेना चाहिए अब वो। ये मत सोचो सीईटी में नहीं आएगा, सीईटी में भी ऐसे क्वेश्चन आते हैं। क्या आ जाएगा सर डायमेंशंस, L³ M1 T⁻²। मुझे नहीं मालूम क्या इसने जो बोला मैंने लिखा वो। अब हम करते हैं ना, देखो न्यूटन मतलब क्या हो गया, फोर्स की होती है kg मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, तो L1 M1 T⁻²। ठीक है, मीटर स्क्वायर मतलब कितना हो गया, L स्क्वायर हो गया, डिवाइड बाय kg स्क्वायर मतलब कितना हो गया, m⁻² हो गया, बराबर। अच्छा ये 2 और 1 कितना हो गया, 3, तो ये तो ठीक है। 2 ऊपर जाएगा तो कितना जाएगा, -2, 1 - 2 कितना हो जाएगा, -1, और t कितना रहेगा, -2। तो ये तुम्हारे डायमेंशन आ गए किसके, ग्रेविटेशनल कांस्टेंट के। ये तुम्हारा राइट आंसर आएगा, ये वाला, ये तुम्हारा राइट आंसर है। तो जिसको नहीं आया है वो प्लीज छाप लो इसको, L⁻³ m⁻⁻1 T⁻²। ये भी नहीं आ रहा होगा, स्ट्रगल है ना यहाँ पे भी, होना भी चाहिए। चलो आगे। ओके, नाउ there is experiment which is given in your book that how to determine the value of capital G। एक बहुत ही इंटरेस्टिंग एक्सपेरिमेंट दिया है,
देखते हैं, वो एंड में करेंगे शायद टॉपिक के, टाइम मिलेगा तो। वो अब इतना इंपॉर्टेंट नहीं है, तुमको शायद प्रैक्टिकल में करवाए, शायद, आई एम नॉट श्योर अबाउट दैट। तो वो हम देखते हैं, डिस्कस करेंगे एंड में, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है वो, लेकिन इंटरेस्टिंग है। हाउ टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ कैपिटल जी बाय डूइंग अ वेरी सिंपल एक्सपेरिमेंट। ठीक है, उस एक्सपेरिमेंट में हम लोग यूज़ करते हैं, उसको बोलते हैं कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट। उसका नाम कैवेंडिश एक्सपेरिमेंट है। ठीक है, वो देखेंगे हम लोग बाद में। चलो अब हम जाते हैं थोड़ा सा और इंपॉर्टेंट चीज़ों पे, जो सीटी में भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं। वेरिएशन ऑफ स्मॉल जी। स्मॉल जी का मतलब क्या होता है? एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। अर्थ के सरफेस पे एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी की वैल्यू क्या है? लगभग 9.8 है। एवरेज वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। और जी की जो वैल्यू होती है, एज यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ, जी की वैल्यू क्या होगी? डिक्रीज की इंक्रीज। इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। क्या होगी? वो धीरे धीरे डिक्रीज होने लग जाएगी। पर ये भी याद रखो तुम लोग कि तुम जैसे सरफेस ऑफ अर्थ से थोड़ा ऊपर चले गए, लेट्स से तुम 200 मीटर ऊपर चले गए, तो क्या जी का वैल्यू चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम 2 किलोमीटर चले गए, क्या चेंज होगा? बिल्कुल भी चेंज नहीं होगा। अगर तुम 2000 मीटर चले गए, तो क्या ये चेंज होगा? 2000 मीटर में चेंज होगा? अभी भी चेंज नहीं होगा। इसकी वैल्यू चेंज होने लग जाएगी ओनली इफ यू स्टार्ट मूविंग अवे फ्रॉम द सरफेस ऑफ अर्थ बाय एटलीस्ट अ डिस्टेंस ऑफ 200 किलोमीटर। जब तुम 200 किलोमीटर से थोड़ा जाओगे ऊपर, अब जाके जी की वैल्यू क्या होगी? धीरे धीरे से चेंज होने लग जाएगी, एकदम चेंज नहीं होगी। 9.8 से हो जाएगी 9.76। जैसे एग्जाम्पल, माउंट एवरेस्ट सबसे टॉप पॉइंट है हमारे अर्थ का, वांटेज पॉइंट। उसकी हाइट कुछ होती है लगभग अप्रॉक्सीमेटली 8000 मीटर। कितनी होती है? वहाँ पे भी जी की वैल्यू कितनी है भाई? ऑलमोस्ट 9.8 है। कितनी है? 9.8 है। तो इतने जल्दी तो चेंज भी नहीं होती। पर यह है कंफर्म कि तुम जितना सरफेस ऑफ अर्थ से दूर जाते जाओगे, जी की वैल्यू उतनी क्या होगी? कम होती जाएगी। ये पता है तुमको। अब आता है दूसरा क्वेश्चन। इफ यू स्टार्ट मूविंग बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ नाउ, व्हाट विल हैपन टू द वैल्यू ऑफ जी? इट विल अगेन व्हाट? करेक्ट, इट विल स्टार्ट डिक्रीजिंग। तो तुम सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे जाओगे तब भी जी की वैल्यू क्या होगी? कम होती जाएगी। एंड इफ यू रीच द सेंटर ऑफ अर्थ, ये मैं ऑलरेडी डिस्कस कर चुका हूँ, जी की वैल्यू कितनी हो जाएगी? और वहाँ पे यू विल अचीव व्हाट? वेटलेसनेस। बताया था मैंने, वहाँ पे यू विल अचीव व्हाट? वेटलेसनेस। तो मतलब ये है कि सरफेस ऑफ अर्थ से नीचे जाओगे तब भी जी डिक्रीज होगी, ऊपर जाओगे तब भी जी डिक्रीज होगी। समझ में आ रहा मैं क्या रहा हूँ? अब हमारा अगला यही टास्क है, वी हैव टू डिराइव एन एक्सप्रेशन फॉर वेरिएशन ऑफ जी विद द हाइट अबाउट द सरफेस ऑफ अर्थ। उसको हम लोग बोलते हैं एल्टीट्यूड। क्या बोलेंगे इसको? एल्टीट्यूड। एंड वेरिएशन जी बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ, तो उसको हम लोग बोलेंगे वेरिएशन जी बिलो द सरफेस ऑफ, को बोलेंगे एट डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। और तीसरा हम करेंगे वेरिएशन ऑफ जी विद लैटिट्यूड। क्या बोलते हैं इसको? लैटिट्यूड। मतलब जब अर्थ रिवॉल्व हो रहा है तो उसके वजह से भी क्या जी की वैल्यू चेंज हो रही है, हम वो भी चेक करेंगे आज। अगर टाइम मिलेगा तो करेंगे, एटलीस्ट ये स्टार्टिंग के दो तो करेंगे डेरिवेशन। समझ में आ रहा है मैं क्या रहा हूँ? तो प्लीज गिव द हेडिंग वेरिएशन ऑफ जी। जी मतलब होता है एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी। टेक डाउन वेरिएशन ऑफ जी। तो सबसे पहला है वेरिएशन ऑफ जी, फर्स्ट केस है विद एल्टीट्यूड। विद एल्टीट्यूड, ठीक है। अच्छा, अब अगला जो मैं एक्सप्रेशन डिराइव करने वाला हूँ, ये भी तुमने शायद स्कूल पे किया ही होगा, आई एम श्योर, किया ही है, मैं श्योर उस चीज़ के लिए, ठीक है। तो ये तुम्हारा एक अर्थ है, ठीक है, अर्थ का ये सेंटर है। अच्छा, अर्थ का एक मास भी होगा, यस और नो? ऑफ कोर्स मास होगा। अच्छा, नाउ फॉर थियरी में अज्यूम करूंगा कि अर्थ का जो मास है वो क्या है? यूनिफॉर्म है। क्या है वो? यूनिफॉर्म मास है, तो यूनिफॉर्म डेंसिटी। पर एक्चुअली अर्थ की डेंसिटी यूनिफॉर्म नहीं होती है। अर्थ के अलग अलग प्लेसेस में उसकी डेंसिटी क्या होगी भाई? अलग अलग होगी। क्यों अलग अलग होगी? क्योंकि डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास भी क्या है? अलग अलग है। लेकिन फॉर सिंप्लिसिटी हम थ्योरी में मान के चलेंगे कि अर्थ क्या है? हमारे पास एक यूनिफॉर्म डेंसिटी का है, ठीक है। तो अर्थ का मास m है, तो मैं यहाँ पे लिख देता हूँ m का मतलब होगा, कैपिटल M का मतलब होगा मास ऑफ अर्थ। मास ऑफ अर्थ, ठीक है। इस डिस्टेंस को क्या बोलेंगे हम लोग? रेडियस। तो मैं r को बोलूंगा रेडियस ऑफ अर्थ। रेडियस ऑफ अर्थ, ठीक है। अच्छा, अब मैंने क्या किया? सरफेस ऑफ अर्थ में मैंने एक बॉडी रख दी, उसका मास है स्मॉल m। अरे क्या हो गया भाई? मैंने एक बॉडी रख दी, उसका मास क्या है? स्मॉल m है ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। मुझे बताओ, क्या अर्थ इस ऑब्जेक्ट को अपनी तरफ अट्रैक्ट करेगा कि रिपेल करेगा?
अट्रैक्ट करेगा, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा अपने ऊपर, ठीक है। तो इन दो बॉडी के बीच में ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होगी, राइट। उसका फॉर्मूला क्या होगा, मैं यहाँ पे लिख देता हूँ, स्मॉल m इज द मास ऑफ ऑब्जेक्ट। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो डिस्टेंस होता है दो बॉडी के बीच में, वो हम लोग कहाँ से लेते हैं हमेशा, मैंने अभी बताया था, कहाँ से लेते हैं हम लोग, उसके सेंटर ऑफ मास से लेते हैं। तो अर्थ का सेंटर ऑफ मास तो यही हो गया। अच्छा बॉडी का भी सेंटर ऑफ मास होगा कुछ, राइट। तो लेट्स से ये बॉडी का सेंटर ऑफ मास हुआ, तो ये डिस्टेंस इसका भी कुछ रेडियस होगा ना, पर उसका जो रेडियस होगा वो इस आर के बदले क्या होगा, नेग्लिजिबल होगा भाई, बहुत ही छोटा होगा वो। तो क्या होगा, बहुत ही। तो बेसिकली दोनों बॉडी के बीच में डिस्टेंस अब कितना हो गया भाई, कैपिटल आर हो गया। क्या हो गया, कैपिटल आर हो गया। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। तो हमारा फॉर्मूला क्या है, F इज इक्वल टू जी m1 m2 अपॉन आर स्क्वायर, स्मॉल आर स्क्वायर, ठीक है। F तो वैसे ही रहेगा, G कांस्टेंट है। कैपिटल M1 के बदले क्या ले लेता हूँ मैं, कैपिटल M ले लेता हूँ, और M2 के बदले क्या ले लूँगा मैं, स्मॉल m, और R के बदले कितना ले लूँगा मैं, कैपिटल R, क्योंकि यहाँ पे डिस्टेंस कितना हो गया, आर स्क्वायर के जितना हो गया। ये तुम्हारा ग्रेविटेशनल फोर्स आ गया बिटवीन टू बॉडीज, अर्थ और यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट, ठीक है। अच्छा आप मुझे एक बात बताओ, ये जो है इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है, कहाँ पे लग रही है, नीचे की तरफ ना, वर्टिकली डाउनवर्ड्स लग रही है। क्या हम उसको भी निकाल सकते हैं, बचपन से पढ़ते हो रहे, क्या फॉर्मूला होता है, m इंटू जी। फॉर्मूला क्या होगा, m इंटू जी। तो ग्रेविटेशनल फोर्स का ही फॉर्मूला हो जाएगा ना, ये क्या हो जाएगा, m इंटू जी। तो m इंटू जी, जी कैपिटल M स्मॉल m अपॉन आर स्क्वायर। स्मॉल m क्या हो गया, कैंसिल। तुम्हारा रिलेशन क्या आ गया, स्मॉल g इज इक्वल टू कैपिटल G m अपॉन। This formula is very very important. By this formula you can calculate the value of G not only on Earth but on any planet. तुमको दो चीज़ें पता होना चाहिए, क्या क्या, मास ऑफ प्लैनेट एंड रेडियस ऑफ प्लैनेट। अगर ये दो चीज़ें मालूम होगी, G तो हमेशा कांस्टेंट होता है, तो तुम कोई भी प्लैनेट में G की वैल्यू निकाल सकते हो। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ। पहले ये कॉपी करो, उसके बाद फिर हम डेरिवेशन में जाएंगे, वेरिएशन ऑफ G विद एल्टीट्यूड। फटाफट, ये तुमने पढ़ा है ना स्कूल पे, ये पढ़ा होगा, ये पढ़ा है ना ये चीज़। ग्रेविटेशनल फोर्स निकालने का फॉर्मूला है बॉडी के लिए, इसको हम लोग बोलते हैं फोर्स ड्यू टू ग्रेविटी, ग्रेविटेशनल फोर्स। या mg, और किसका फॉर्मूला होता है, वेट। सबका फॉर्मूला सेम होता है, m इंटू जी, m इंटू जी, याद रखना है ये। डन, चलो अब देखो डेरिवेशन ये वाला इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ पे हमने स्मॉल जी की वैल्यू निकाली, कितनी निकाली हमने स्मॉल जी की वैल्यू, कैपिटल जी m अपॉन आर स्क्वायर। होल्ड ऑन टू दिस एक्सप्रेशन, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, ठीक है। अब देखो मैं क्या कर रहा हूँ, अरे पीछे अगर बात बंद हो गई तो एक बार देख लो मैं क्या बोल रहा हूँ, ठीक है। यहाँ पे सेम अर्थ है, ये सेंटर है उसका, ये रेडियस है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को थोड़ा सा ऊपर रख दिया, इसको मैंने रख दिया कुछ हाइट h पे। किस पे रख दिया मैंने इसको, कुछ हाइट h पे रख दिया मैंने ऊपर। तो अब g की वैल्यू थोड़ी तो चेंज होगी, g की वैल्यू अब चेंज होगी। मुझे निकालना है अब g की वैल्यू कितनी हो जाएगी उस हाइट पे। तो मैं यहाँ पे g की जो वैल्यू निकालूंगा उसको मैं यहाँ पे नीचे लिख रहा हूँ एट हाइट h, तो मैंने h लिख दिया इस तरीके से। मुझे निकालना है gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी। तो फॉर्मूला तो सेम होगा ना, जो मैंने ये फॉर्मूला निकाला, g इक्वल टू g कैपिटल M अपॉन आर स्क्वायर। तो यहाँ पे भी कितना हो जाएगा, फॉर्मूला हो जाएगा तुम्हारा g कैपिटल M अपॉन, खाली डिस्टेंस कितना हो जाएगा टोटल, अब r प्लस h कितना हो जाएगा, r प्लस h विल बी नथिंग बट इक्वल टू स्मॉल r, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कितना लिख दूंगा, r प्लस h द होल स्क्वायर। क्या समझ में आया, यस और नो। ये मेरे को एक्सप्रेशन आ गया कहाँ पे, g एट हाइट h। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ, इसको और इसको कंपेयर करूँगा मैं। तो इस इक्वेशन को इससे डिवाइड करो, कितना हो जाएगा ये तुम्हारा हो जाएगा जी एच अपॉन जी विल बी इक्वल टू कितना, जी एम अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर डिवाइड बाय जी एम अपॉन आर स्क्वायर। क्या क्या कैंसिल हो जाएगा भाई, g और m कैंसिल, आर स्क्वायर ऊपर चल जाएगा। तो ये हो जाएगा जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू आर स्क्वायर अपॉन आर प्लस एच द होल स्क्वायर।
कितना समझ में आया, यस और नो? ठीक है। अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ ना, इस आर को बाहर निकाल रहा हूँ मैं। क्या मैं निकाल सकता हूँ बाहर? और डिवाइड कर दूंगा मैं तो निकल जाएगा। तो कितना हो जाएगा, जी एच बाई जी विल बिकम इक्वल टू आर स्क्वायर। मैंने इस आर को बाहर निकाला तो कितना आएगा बाहर, आर स्क्वायर बाहर आएगा ना, ठीक है। तो अंदर कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर। क्या ये स्टेप समझ में आया सब लोग को, यस और नो? समझ में नहीं समझ में आया मैथ? बेटा ये जो आर है ना, इसको मैं बाहर निकाला, तो मतलब इसको जब मैं बाहर निकालूंगा तो कब निकालूंगा, जब इसको डिवाइड करूंगा ना आर से। तो ये आर बाहर आया तो कितना हो गया, आर स्क्वायर, क्योंकि स्क्वायर था ना वो, तो ये बाहर आ गया स्क्वायर। तो ये मैंने क्या हो गया, एच बाय आर द होल स्क्वायर हो गया ये। अब ये आर स्क्वायर आर क्या हो गया, कैंसिल। अच्छा ये 1/1 प्लस एच बाय आर द होल स्क्वायर को अगर मैं ऊपर लेके जाऊंगा तो कैन आई राइट लाइक दिस, जी एच अपॉन जी इज इक्वल टू 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2। पढ़ा होगा मैथ में, इंडाइसिस है, ये क्या हो गया, -2 हो गया। अच्छा अब मुझे इसको एक्सपैंड करना है। तुम लोगों ने बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा होगा, नहीं पढ़ा है? बायनॉमियल थ्योरम, बायनॉमियल एक्सपेंशन पढ़ा है, तो हम वो यूज़ करेंगे। चलो नहीं आता, मैं बता देता हूँ इसका बेसिक फॉर्मूला, तुमको निकालना है इसको, ठीक है। तो चलो जाओ प्लीज़ यहाँ से पहले इतना कॉपी करो यहाँ तक, फिर हम इसको बायनॉमियल एक्सपैंड करेंगे। आ जाएगा, टेंशन मत लो, इतना डिफिकल्ट नहीं है बायनॉमियल एक्सपेंशन। कम ऑन। हाँ इसको लिखना है वेरिएशन ऑफ जी विद एल्टीट्यूड। यस, एल्टीट्यूड यहाँ पे एच है, 6400 किलोमीटर। यस, वो रेडियस होता है अर्थ का, 6400 किलोमीटर, दैट्स राइट। मास उसका होता है 5.4 इंटू 10⁻24 kg, मास ऑफ अर्थ। हाँ वही 5.46 के आसपास, मतलब वो तो अब प्रिसाइज वैल्यू तो है ही नहीं कोई। अब सन का तुम मास देखोगे तो 2 इंटू 10⁻30 होता है बहुत जगह पे, कहीं कहीं जगह पे। हाँ लेकिन ऑर्डर मैग्नीट्यूड का पावर ऑफ 10 सेम रहेगा, वो चेंज नहीं होगा, 10⁻24 ही रहेगा, वो कहीं भी बुक में देख लो तुम। वैल्यू चेंज हो सकती है लेकिन पावर ऑफ 10 हमेशा सेम होगा, वो चेंज नहीं हो सकता। तो न्यूमेरिकल्स में कभी 5.4 लेते हैं, कभी 6 लेते हैं, लेकिन उसका पावर 10⁻24 है हमेशा, वो चेंज नहीं होगा। Finished? चलो डन। अब इसको बायनॉमियल एक्सपेंशन करेंगे। कैसे करेंगे, किसी को भी फॉर्मूला याद है बायनॉमियल एक्सपेंशन का?
कभी करवाया नहीं मैथ में? एपीजीपी तुम लोगों ने पढ़ा है कि नहीं? नहीं पढ़ा है? इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। इसको एक्सपैंड करेंगे, देखो उसका फॉर्मूला क्या आएगा, इसका आएगा 1 प्लस nx प्लस इसके आगे जितने भी आएंगे सब हायर पावर ऑफ टर्म्स आएंगे। मतलब देखो इसको कंपेयर करो इस वाली इक्वेशन से, 1 1 प्लस प्लस x के बदले कितना है, h बाय आर है, और n की वैल्यू कितनी है, -2 है। तो यहाँ पे अगर मैं एक्सपैंड करूंगा इसको, सो 1 प्लस एच बाय आर रेज टू -2, तो इसका कितना आ जाएगा, 1 प्लस n की वैल्यू कितनी है, -2, और x की वैल्यू कितनी है, h बाय आर। अच्छा, इसके बाद के जो टर्म्स होंगे ना वो सब होंगे h स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर वाले। इसके बाद के जो टर्म्स होंगे वो h स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर और इस तरीके से h क्यूब अपॉन आर क्यूब वाले टर्म्स होंगे। अब मुझे बताओ, अगर इफ h इज वेरी वेरी स्मॉल देन r, अगर h की वैल्यू r से बहुत छोटी है तो ये सारे टर्म्स क्या हो जाएंगे, निगलेक्ट हो जाएंगे, क्योंकि इनका रेशियो बहुत छोटा आएगा। तो ये सारे टर्म्स को मैंने क्या किया, निगलेक्ट कर दिया ये। तो अब क्या बचा, सिर्फ ये वाला फॉर्मूला बचा। तो ये कितना हो जाएगा, 1 प्लस एच अपॉन आर रेज टू -2 का आ जाएगा 1 माइनस 2h बाय आर। अब इसको यहाँ पे डाल दो तो कितना हो जाएगा, GH अपॉन G इज इक्वल टू 1 माइनस 2h बाय आर। G को उधर लेके जाओ तो कितना आ जाएगा, GH इज इक्वल टू G ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट हाइट h। ये फॉर्मूला है। अगर h की वैल्यू बहुत छोटी है r से तो ये पूरा टर्म कितना हो जाएगा भाई, 0 हो जाएगा। तो उसमें ga और gh की वैल्यू कितनी हो जाएगी भाई, g के जितनी हो जाएगी। अगर इस h की वैल्यू सिग्निफिकेंट है, जैसे मैंने बताया कितनी होना चाहिए, एटलीस्ट 200 किलोमीटर होना चाहिए, तब जाके g की वैल्यू क्या होगी, चेंज होने लग जाएगी। 200 किलोमीटर, यस 200 किलोमीटर से जब तुम दूर जाओगे तब जाके जी की वैल्यू चेंज होने लग जाएगी, थोड़ी थोड़ी। क्लियर है चीज़? तो ये फॉर्मूला वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर सीईटी एज वेल। इसमें भर भर के न्यूमेरिकल्स आते हैं सीईटी में, सब्स्टिट्यूट करना है खाली वैल्यू को फॉर्मूला में और आंसर निकालना है, ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ये कॉपी कर लो प्लीज़। ये इसको बोलते हैं बाइनोमियल एक्सपेंशन। ये मैथ में तुम पढ़ोगे डिटेल में। तो कल एक नोट ले लेना, इफ h इज लेस देन r, सो द हायर पावर ऑफ h बाय r वाले टर्म्स को क्या किया हमने, निगलेक्ट कर दिया, डिस्कार्ड कर दिया हमने उसको। तो gh इज इक्वल टू g ब्रैकेट 1 माइनस 2h बाय r। तुम लोगों का कल पेपर था ना, तुम लोगों का कल संडे को, कौन सा था कल, कैसे गया पेपर? थियरी था कि एमसीक्यू? थियरी था। अच्छा गया पेपर? न्यूमेरिकल्स थे उसमें, एमसीक्यू काइनेमैटिक्स के? एक मिनट, काइनेमैटिक्स में थियरी में क्या पूछा लोग ने? डेरिवेशन पूछा। क्या पूछा? प्रोजेक्टाइल मोशन का डेरिवेशन पूछा क्या? टाइम ऑफ फ्लाइट और रेंज और मैक्सिमम हाइट। एक मिनट, तो थियरी में और क्या क्वेश्चन था? मेरे को तो एक याद आ रहा है, और डेफिनेशन पूछी। वाला क्वेश्चन पूछा था इंक्लाइन सरफेस वाला, वो तो मिलेगी। मैंने क्लास में तुमको 2 मेथड बताए थे करने के। अरे ये क्या, डिफाइन फ्री फॉल? ये क्वेश्चन देख के आधे लोग तो फॉल हो गए होंगे। फ्री फॉल आया नहीं ना तेरे को? क्या होता है फ्री फॉल? बोलते आया, क्या आया?
अरे ये वाला आया कि नहीं, शो दैट अ पाथ ऑफ प्रोजेक्टाइल इज अ पैराबोला, x इज इक्वल टू y tan थीटा माइनस हाफ g x स्क्वायर अपॉन म्यू स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा। ये वाला डिराइव करना था हमको बेसिकली। अरे कोनिकल पेंडुलम, नहीं नहीं नहीं, डेरिवेशन था ना, t इक्वल टू पाई रूट l cos थीटा बाई g। अरे ये टेक्स्ट बुक का क्वेश्चन आ गया लंबा वाला एक, जिसको हमने क्लास में किया था, वो स्टेशन ए टू स्टेशन बी, स्टेशन बी टू BTC, इसमें 10 सेकेंड्स वो रुकती है, एक्सेलेरेट हो रही है, कांस्टेंट स्पीड है। इसका तो आंसर भी याद होना चाहिए, इसका आंसर आना चाहिए 3400 किलोमीटर और 4600 किलोमीटर, ऐसा कुछ आना चाहिए आंसर। सबको इसमें सबको यहाँ पे सिंगल डिजिट आएंगे, बहुत लोगों को, है ना। मेरा प्रेडिक्शन है मैक्सिमम लोग को सिंगल डिजिट आएगा इसमें, सिंगल डिजिट। सही बोल रहा हूँ कि नहीं मैं? सिंगल डिजिट आएगा मैक्सिमम लोग को इस पेपर में, सही बोल रहा हूँ मैं? क्योंकि मुझे पता है यहाँ पे डेरिवेशन तो लास्ट वाला तो आया ही नहीं होगा, किसी को नहीं आया होगा, कोई पहुंचा भी नहीं होगा वहां तक, क्योंकि डिफाइन फ्री फॉल में मैंने बोला आधे लोग फॉल हो गए फ्री फॉल देख के, उनको पता ही नहीं फ्री फॉल क्या होता है। ओह माय गॉड, चलो डन। ओके अरे ठीक है, अरे बाद में मकवाना, बाद में, अभी जो होना था वो हो गया, अब अगले एग्जाम की तैयारी करो। ऐसे ही पॉजिटिव एटीट्यूड से जाओ, जो हो गया हो गया, अब अगला अच्छा करना है। इस बार अगर 7 आएगा तो अगली बार 9 आना चाहिए, फिर 11 आना चाहिए, इस तरीके से प्रोग्रेस करो, ठीक है। चलो अरे अब उसका जो होगा होगा, इसको मत छोड़ो। अब ये जो टॉपिक हम लोग कर रहे हैं सीटी के हिसाब से बहुत इंपॉर्टेंट है। ये तो थ्योरी जो थी वो सीटी में थ्योरी तो नहीं आने वाली थी, ये आएगी तुम्हारी कॉलेज में, और आधे लोग यहाँ पे कॉलेज भी कैसे जा रहे हैं मैं समझ रहा हूँ वो, तो इट्स ओके। लेकिन अभी जो मैं करवा रहा हूँ ये सीटी पॉइंट ऑफ व्यू से इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो अगला ले लो प्लीज हेडिंग, वेरिएशन ऑफ जी विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। वेरिएशन इन जी विथ डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। अब देखो ये जो डेरिवेशन है ना, दिस इज लाइक वेरी वेरी टफ, और कुछ लोगों के लिए तो ये बियॉन्ड कॉम्प्रिहेंशन भी है, तो भी मैं ट्राई करूंगा समझाने की, क्योंकि इसमें तुमको 2-4 चीज़ें समझनी पड़ेगी। जैसे मैंने एक ऑलरेडी समझा दिया है कि यहाँ पे हमारा अजम्पशन है कि द अर्थ इज मेड अप ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, ये सबसे बड़ा अजम्पशन है, जो कि अजम्पशन एक्चुअली फॉल्स है, रियलिटी इससे बहुत दूर है। लेकिन हमको ये डिराइव करना है ना ये मैथमेटिकली, तो हमने अज्यूम किया है कि अर्थ की डेंसिटी क्या है, यूनिफॉर्म है, पहला अजम्पशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, अगर एक ऑब्जेक्ट अर्थ के बहुत नज़दीक रखा है तो उस पर जो ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी वो ज़्यादा होगी कम होगी? ज़्यादा होगी। क्या होगी? ज़्यादा होगी। जितना नज़दीक होगा उतनी ज़्यादा होगी, जितना दूर होता जाएगा उतनी कम होती जाएगी। समझ में आ रहा मैं क्या रहा हूँ? देखो अब मैं एक बहुत ही लॉजिकल क्वेश्चन पूछ रहा हूँ, लेट्स सी कितने लोग उसका आंसर दे सकते हैं, ठीक है। सपोज मेरे पास एक स्फेरिकल शेल है, शेल समझता क्या होता है? खाली डब्बा, ठीक है, सिर्फ सरफेस है उसका, अंदर पूरा हॉलो है, ठीक है। और मैंने अगर एक ऑब्जेक्ट इस तरीके से सेंटर पे रख दिया, कहाँ पे रख दिया मैंने? सेंटर पे रख दिया मैंने, ठीक है, एक ऑब्जेक्ट को सेंटर पे रख दिया मैंने। अच्छा ये जो स्फेरिकल शेल है इसका भी कुछ मास है में, और अंदर जो ऑब्जेक्ट रख दिया उसका भी कुछ मास है। अभी मैं अर्थ को भूल जाऊँ, अर्थ का भी कुछ भी रोल नहीं है, इमेजिन करो ये अर्थ में है ही नहीं, कहीं बाहर है, कहीं स्पेस में है, ठीक है। एक स्फेरिकल शेल है और अंदर बीच में मैंने एक ऑब्जेक्ट को रख दिया। मुझे एक बात बताओ, सोच समझ के बताना, क्या ये स्फेरिकल शेल जो ऑब्जेक्ट रखा है अंदर, क्या उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? नहीं। तुमने न्यूटन को रॉन्ग प्रूफ कर दिया। न्यूटन बोल रहा है कि ग्रेविटेशनल फोर्स ऑलवेज एक्सिस्ट बिटवीन टू बॉडीज। किसका? मास तो सबका है।
शेल का मास है ना भाई, कैसे शेल का मास कैसे नेग्लिजिबल हो गया? अरे एल्यूमिनियम का जो डब्बा होता है उसका मास नहीं होता है, तो हॉलो का मास हमेशा नेग्लिजिबल होता है। क्या बात कर रहे हो? अरे तुम्हारे पास, तुम्हारे घर में पता है एल्यूमिनियम के डब्बे होते हैं स्टील के, वो क्या वो मासलेस होते हैं वो? अब मुझे बताओ क्या ग्रेविटेशनल फोर्स एग्जिस्ट होगी? देखो पीछे पीछे उसको पूछते हैं। हाँ खड़े हो जाओ एक बार। हाँ योर फिजिक्स इज वेरी स्ट्रॉन्ग। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ, यू विल प्रूव इट नाउ एवरीवन। टेल मी, will the gravitational force exist between the spherical shell and the object which is kept inside the spherical shell? क्या उस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगनी चाहिए? एक ऑब्जेक्ट रखा है सेंटर पे स्फेरिकल शेल के, स्फेरिकल शेल का मास सपोज कैपिटल एम है, अंदर सेंटर मैंने एक ऑब्जेक्ट रख दिया इस तरीके से, इसका मास है स्मॉल एम, तो क्या अब ये इसके ऊपर ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा? यस और नो? बेटा ठीक से खड़े हो जाओ। कैसे खड़े हो? ये फ्रैक्चर हो गया? तो कहाँ, पीछे क्यों बैठे हो? आगे बैठो फिर। अरे कोई ज़रूरत नहीं, तुम इतना चल चल के जा रहे हो और फ्रैक्चर कर रहे हो अपने पाँव को, यहाँ आगे कहीं बैठो। क्या है आंसर? चलो बता दो। अच्छा फ्रैक्चर है तो फिर दिमाग ज़्यादा चलेगा। बताओ बताओ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी कि नहीं? क्या हो जाएगी? अच्छा बैठ जाओ तुम, तो तुम्हारा पाँव फ्रैक्चर हो जाएगा। हाँ जीरो हो सकती। क्यों बेटा जीरो होगी? हाँ सेंटर ऑफ मास पे ग्रेविटेशनल फोर्स जीरो हो सकता है। क्यों? अबे अर्थ को भूल जा, अर्थ है ही नहीं आसपास कहीं, रोल ही नहीं अर्थ का। ये किधर और रखा है मैंने, अर्थ से दूर, तुम्हारी नजरों से दूर रखा है इसको। अबे मार्स पर रख दूंगा तो फिर मार्स की ग्रेविटी नहीं आ जाएगी? बताओ, एक पूरा बैच में कोई आंसर देनी। बेटा तुमको पता है इसका आंसर क्या होगा? इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी क्या? इस पे देखो, तुम आखिरी उम्मीद हो उस बैच की। शायद लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, क्योंकि इंगेज में हमेशा डिस्टेंस होगा ना कुछ, तो क्या फोर्स लगेगी? अब देखो ये समझना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर ये पार्ट समझ नहीं पाया तो आगे का डेरिवेशन पूरा बाउंसर जाएगा। अब देखो ध्यान से, इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लग रही है तो कैसे लग रही है? ये स्फेरिकल शेल है, सपोज मैंने यहाँ से एक ये पार्ट तोड़ा, काटा इसमें, इसको हम लोग बोलते हैं डीएम। क्या बोलेंगे इसको? डीएम। बता चुका ना, एलिमेंट्री मास, छोटा सा मास मैंने निकाला। अब सबको भूल जाओ, खाली इसको, इस पे फोकस करो, ये वाले पार्ट पे और इसके मास एम पे। इनके में कोई डिस्टेंस होगा ये इस तरीके से, इसको हम ले लेते हैं R1, ठीक है? ये डिस्टेंस पे इन दोनों के बीच में फोर्स होगी। हाँ डेफिनेटली होगी। क्या होगी वो? ग्रेविटेशनल फोर्स होगी। फॉर्मूला क्या होगा निकालने का भाई? F इज इक्वल टू जी m1m2r²। जी कॉन्स्टेंट है, मैं जी नहीं लिख रहा हूँ। कितना हो जाएगा? dm, और इसका मास कितना है? m, अपॉन कितना हो जाएगा? R1²। हाँ डेफिनेटली फोर्स लगेगी यहाँ पे। डायरेक्शन क्या होगा फोर्स का? टूवर्ड द सेंटर। भाई इसका मास इससे ज़्यादा है ना, तो फोर्स कहाँ लगेगी? अंदर की तरफ लगेगी। यस करेक्ट, लगेगी ग्रेविटेशनल फोर्स, ठीक है? अच्छा अब मैंने क्या किया, मैंने यहाँ से एक इस तरीके से एक पीस काटा इस शेल का। इसका मास कितना होगा भाई? अगेन dm होगा, ठीक है? इसके बीच डिस्टेंस कितना होगा अभी भी? R2। अच्छा तुम ध्यान से देखोगे तो ये R1 R2 सेम होना चाहिए क्या? हाँ भाई सेंटर पे रखा है ना, रेडियस हो गया है तो ऑलमोस्ट, तो ये R1 R2 क्या होगा? सेम होगा ये। तो इस पर भी फोर्स लगेगी दोनों के बीच में। कौन सी फोर्स लगेगी? ग्रेविटेशनल फोर्स। डायरेक्शन क्या होगा? टूवर्ड द सेंटर, तो यहाँ पे लगेगी। क्लियर है? फिर मैंने यहाँ पे इस तरीके से काटा एक पीस, यहाँ पे भी फोर्स लगेगी। कहाँ पे लगेगी? टूवर्ड द सेंटर। यहाँ पे भी मैंने काटा तो कहाँ लगेगी? टूवर्ड द सेंटर। अब मुझे एक बात बताओ, कैन आई गेट अ वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस? वेक्टर सम ऑफ ऑल द फोर्सेस कितनी आ जाएगी भाई? 0 आ जाएगी, क्योंकि ये फोर्स और ये फोर्स क्या कर देगी? दूसरे को कैंसिल कर देगी। ये फोर्स क्या कर देगी? कैंसिल कर देगी। अब तुम कितनी भी ले लो मास, कोई भी मास ले लो तुम, कहीं से भी ले लो, हमेशा ग्रेविटेशनल फोर्स क्या होगी? उसकी ऑपोजिट डायरेक्शन पे कैंसिल आउट हो जाएगी। इसका मतलब ये है कि जो नेट ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगी इस ऑब्जेक्ट पे, स्फेरिकल शेल पे, वो क्या होगी भाई? 0 होगी। क्या होगी? तो इससे तुम्हारा अब क्या कंक्लूजन आता है कि whenever an object is kept inside the spherical shell or a hollow sphere, the gravitational force acting due to hollow sphere or hollow shell is always 0. Always means always 0. कहाँ पे? सेंटर पे। समझ में आ गया मैं क्या बोल रहा हूँ? अब मैं थोड़ा सा मॉडिफाई कर रहा हूँ।
अब मेरे पास एग्जैक्टली सेम स्फेरिकल शेल है। अब मैंने ऑब्जेक्ट को सेंटर में रखा, मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया यहाँ पे। अब मुझे बताओ इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स की वैल्यू 0 होगी कि नहीं? क्या होगी? नहीं होगी, नहीं होगी, राइट? रॉन्ग आंसर, अभी भी 0 होगी। अब सोचो कैसे? यार इसका आंसर तो आ जाना चाहिए। डिस्टेंस, किसका डिस्टेंस किसके बीच में है? ठीक से बता, खाली डिस्टेंस बोलेगा तो कैसे समझाएगा? सेंटर दिया नहीं मतलब, अरे ये तो सेंटर होगा कहीं ना कहीं तो भाई, स्फेरिकल शेल का सेंटर होगा, इसका मास अभी भी m है। अब सोचो इसमें ग्रेविटेशनल फोर्स 0 कैसे आ रही है, मैं वो भी बताता हूँ। देखो ध्यान से देखो, ये जो मास है ये मैंने बहुत ही नज़दीक रखा है ना इस साइड के, तो ये डिस्टेंस कम हो गया, ये डिस्टेंस क्या हो गया? ज़्यादा हो गया, राइट? अच्छा अब मैं क्या कर रहा हूँ मालूम है, इसको मैंने डिवाइड कर दिया ऐसे 2 पार्ट में, इसको मैंने 2 पार्ट में डिवाइड कर दिया। एक ये वाला पार्ट हो गया, ये वाला, और एक ये वाला पार्ट हो गया, ये दिख रहा है यहाँ पे इस तरीके से। अब इसका मास तो कम होगा इससे, यस और नो? इसका मास इस वाले पार्ट से कम है, तो इसका मैं मास मान लेता हूँ सपोज m1, इसका मान लेता हूँ मैं m2, और मुझे पता है भाई m2 इज ग्रेटर देन व्हाट? m1। तो लॉजिकली लोगों को ये लगेगा भाई इसका मास ज़्यादा है तो ये ग्रेविटेशनल फोर्स ज़्यादा लगाएगा, इसका मास कम है तो ग्रेविटेशनल फोर्स क्या लगाएगा? कम लगाएगा। लेकिन याद करो फॉर्मूला में डिस्टेंस भी तो है, तो इस वाले का डिस्टेंस इससे क्या है? कम है, और इस वाले मास का डिस्टेंस क्या है? ज़्यादा है। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो अब क्या होगा में, ये जो फोर्स होगी, ये फोर्स होगी, वो क्या हो जाएगी भाई? सेम हो जाएगी। क्या हो जाएगी? सेम। तो भाई इसका फोर्स अगर इस तरीके से होगा तो इसका फोर्स इस तरीके से होगा, दोनों क्या कर देंगे? एक दूसरे को कैंसिल आउट कर देंगे। इसका मतलब ये है कि अब स्फेरिकल शेल में तुम कभी भी रखो कोई भी ऑब्जेक्ट को, उसमें ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगी? उसकी वजह से 0 होगी। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? क्लियर है चीज़? अब ये सेम कॉन्सेप्ट हम यूज़ करेंगे आने वाले डेरिवेशन पर। क्लियर है चीज़? ठीक है, तो एक नोट ले लो फटाफट, ये काम आएगा आगे भी, हायर क्लास में भी काम आएगा ये सेम कॉन्सेप्ट तुम यूज़ करोगे इलेक्ट्रोस्टैटिक्स में 12th में। ठीक है, टेक डाउन। व्हेन द ऑब्जेक्ट इज केप्ट इनसाइड द स्फेरिकल शेल, if the object is kept inside the spherical shell, comma, the gravitational force acting on the object, the gravitational force acting on the object due to spherical shell or a hollow sphere, कुछ भी हो सकता है वो, due to spherical shell is 0. So it is not necessary that it should always be kept at the center. It could be kept anywhere. उस पर ग्रेविटेशनल फोर्स हमेशा क्या होगी भाई? उस स्फेरिकल शेल की वजह से 0 होगी हमेशा। ये तुम एक्सपेरिमेंट में परफॉर्म कर सकते हो, उससे भी आंसर यही आएगा, इज 0। क्लियर? चलो तो नेक्स्ट हेडिंग दे दो, वेरिएशन ऑफ जी विद डेप्थ बिलो द सरफेस, दे दिया ना वो। चलो अब डिराइव करते हैं हम लोग इसको। ठीक है, तो ये तुम्हारा अगेन अर्थ, ये तुम्हारा रेडियस। ठीक है, पहले मैंने ऑब्जेक्ट को कहाँ रखा था? सरफेस ऑफ अर्थ में, तो उसमें जी का वैल्यू निकालने का फॉर्मूला क्या जाएगा? हमने ऑलरेडी लिया है। कितना फॉर्मूला आता है स्मॉल जी का? जी इज इक्वल टू कैपिटल जी एम अपॉन आर स्क्वायर। ये फिर से लिखो क्योंकि ये लिखना ही पड़ेगा हमको इसी से कंपेयर करना है हर बार। ठीक है, अब नीचे एक नोट लिखो, अजम्पशन। अभी अजम्पशन के बिना तुमको मार्क्स नहीं मिलेगा डेरिवेशन में, अजम्पशन लिखना जरूरी है। अजम्पशन, पहला अजम्पशन है द अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी। द अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी, और डेंसिटी का सिंबल क्या होता है? रो। तो लिखो अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो।
ये सिंबल होता है उसका, तुमने करंट में भी किया होगा, रो। अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो, अर्थ इज ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी रो। फिनिश्ड। चलो ध्यान से देखो, अब एक बार इसको भी देख लो ध्यान से, फिर डेरिवेशन इजी हो जाएगा एकदम। तो ये तुम्हारा सरफेस ऑफ अर्थ है। अब मैं ऑब्जेक्ट को यहाँ पे रख दिया कहीं, यहाँ पे ऐसे, ये डिस्टेंस d है। अच्छा, इसका सेंटर से अभी भी डिस्टेंस कितना है भाई, r है, ये तो चेंज नहीं हो रहा, रेडियस तो सेम है अभी भी। अब मैं डिस्टेंस d तक लेके गया इस ऑब्जेक्ट को और नीचे कहीं रख दिया सरफेस ऑफ अर्थ के नीचे d डिस्टेंस पे। तो ये तुम्हारा इस तरीके से, ये तुम्हारा अब अर्थ का पार्ट हो गया इतना, ठीक है। अब मुझे बताओ, ये जो मैं मार्क कर रहा हूँ ना शेडेड एरिया, ये वाला, अब ऑब्जेक्ट को मैंने यहाँ पे रखा है, इस पॉइंट पे, इस पॉइंट पे मैंने ऑब्जेक्ट को रखा है। अब मुझे बताओ, ये जो बाहर का है पार्ट, क्या ये इस पे ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी? हाँ, ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगी, पर क्या हो जाएगी, सब जगह से कैंसिल आउट। तो इतने शेडेड पार्ट का जो ग्रेविटेशनल फोर्स होगी इसमें, वो कितनी आ जाएगी भाई, जीरो। मैंने अभी एक्सप्लेन किया था ना, क्योंकि अर्थ भी किससे बनती है भाई, स्फेरिकल शेल से बनती है। स्फेरिकल शेल, उसको बोलते हैं कॉन्सेंट्रिक स्फेरिकल शेल। एक शेल के अंदर डालते जाओगे तो हमको क्या मिलेगी, अर्थ मिलेगी। समझ में आ रहा मैं क्या रहा हूँ? तो इतना वाला पार्ट जो होगा अर्थ का, वो वाला इस पर ग्रेविटेशनल फोर्स कितनी लगाएगा भाई, जीरो लगा देगा वो। तो इतने वाले पार्ट का मास तो अब लगाएगा नहीं इस पर कोई ग्रेविटेशनल फोर्स। तो अब कौन सा मास लगाएगा अर्थ का, सिर्फ ये वाला पार्ट लगाएगा, अब ये वाला। अब इसका हमको मास निकालना है, क्या निकालना है हम इसका, अब कैसे निकालेंगे मास भाई, इस अर्थ के इतने वाले पार्ट का हमको मास निकालना है भाई। अच्छा, मैंने क्या बोला, डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। डेंसिटी क्या है, कांस्टेंट। अच्छा, इसके पहले, डेप्थ के पहले हमने एक फॉर्मूला लिखा था, क्या फॉर्मूला लिखा था हमने, G इज इक्वल टू Gm/r² लिखा था, राइट। अच्छा, अब मास का फॉर्मूला क्या होता है, मास का जनरल फॉर्मूला क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी, पढ़ा है ना, क्या होता है, वॉल्यूम इंटू डेंसिटी। तो यहाँ पे मैं लिख दूंगा भाई, वॉल्यूम ऑफ अर्थ, किसका निकाल रहे हैं हम लोग, वॉल्यूम ऑफ अर्थ इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ, इंटू डेंसिटी ऑफ अर्थ। अब मुझे बताओ, वॉल्यूम ऑफ अर्थ का फॉर्मूला क्या होगा, रुक जाओ मत बताओ तुमको क्या होगा फॉर्मूला। देखो, अगर ये फॉर्मूला तुमको नहीं आएगा तो मैं सीधा घर भेज दूंगा, क्योंकि इसके आगे फिर मैं इतना बेसिक नहीं पढ़ा सकता मैं। पहले मुझे बताओ, अर्थ का शेप क्या होता है, यहाँ पे स्फेरिकल है, राइट, क्या है, स्फेरिकल है। तो वॉल्यूम ऑफ अर्थ क्या होगा, क्या होगा, क्यों तुम लोगों ने आंसर बताया, मैं पूछने वाला किसी को, 4/3 पाई आर क्यूब। अर्थ का रेडियस कितना है, कैपिटल आर, तो यहाँ पे फॉर्मूला क्या हो जाएगा, 4/3 पाई आर क्यूब, ठीक है। और डेंसिटी ऑफ अर्थ कितनी लिखी थी मैंने अभी, रो, कितनी लिखी थी, रो। ये तुम्हारा आ गया मास ऑफ अर्थ, ठीक है। ये मास ऑफ अर्थ को मैं m यहाँ पे डाल रहा हूँ, तो कितना हो जाएगा, ये तुम्हारा हो जाएगा G, कैपिटल G। मास ऑफ अर्थ कितना है, 4/3 पाई आर क्यूब रो अपॉन r²। तो यहाँ पे एक r गया, ये r गया, तो यहाँ पे कितना बचेगा, 4 पाई r g रो अपॉन 3। ये g आ गया तुम्हारा। ये जो मैंने रिलेशन लिखा हुआ है, दिस रिलेशन इज वेरी इंपॉर्टेंट, नॉट फॉर द थियरी एग्जाम बट फॉर CET एग्जाम। तुमको कितनी बार वो लोग डेंसिटी दे देंगे, रेडियस दे देंगे, बोलेंगे स्मॉल g निकालो। अब तुमको अगर ये फॉर्मूला याद नहीं होगा तो तुम निकाल ही नहीं पाओगे स्मॉल g। तो ये फॉर्मूला उसके पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट हो जाएगा, ये वाला फॉर्मूला। ये स्मॉल g का फॉर्मूला। अभी हम लोग सिर्फ अर्थ पे कर रहे हैं, अभी मैं नीचे गया नहीं हूँ डेप्थ डी पे, अभी सिर्फ अर्थ पे निकाला है मैंने g का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ रेडियस, डेंसिटी, रेडियस, डेंसिटी एंड ग्रेविटेशनल कांस्टेंट, जिसमें g केवल तो कांस्टेंट है, 4 भी कांस्टेंट है, पाई भी कांस्टेंट है, 3 कांस्टेंट है। तो g किस पे डिपेंड कर रहा है,
आर पे और रो पे डिपेंड कर रहा है यहाँ पे। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? इतना पहले कॉपी करो, अब इसके डिराइव करेंगे एट डी। सॉरी, रो कांस्टेंट है, हाँ हमने यहाँ पे अज्यूम किया, तो जी किस पे डिपेंड कर रहा है? आर पे डिपेंड कर रहा है, करेक्ट। यहाँ पे हमने अज्यूम कर लिया कि डेंसिटी कांस्टेंट है अर्थ की, करेक्ट। यहाँ पे आर कांस्टेंट क्योंकि अर्थ का है ना रेडियस, हाँ यहाँ पे आर कांस्टेंट है, ये रेडियस ऑफ अर्थ है, लेकिन हमको वही करना है। तो यहाँ पे बेसिकली आर इज द डिस्टेंस ना, जो कि यहाँ पे कोइंसिडेंटली वो रेडियस ऑफ अर्थ है। वॉल्यूम ऑफ अर्थ 4/3 पाई आर क्यूब, याद रखना है स्फीयर का वॉल्यूम हमेशा 4/3 पाई आर क्यूब होता है। डेंसिटी ऑफ अर्थ इज रो। हो गया कॉपी करके, चलो नेक्स्ट। अब हम बात करेंगे डी पे। अब मैंने ऑब्जेक्ट को कहां पे रख दिया? डी, डेप्थ बिलो द सरफेस ऑफ अर्थ। तो अब सिर्फ इतना वाला पार्ट है, सिर्फ यही, उस पर क्या लगाएगा? ग्रेविटेशनल फोर्स लगाएगा उस पर, करेक्ट है। इसका मुझे अब निकालना है क्या? मास निकालना है। इसका मास कैसे निकालूंगा मैं? आई नीड टू कैलकुलेट द मास ऑफ ओनली दिस पार्ट ऑफ अर्थ नाउ। ये बाहर का जो था ये तो इसको हमें कंसीडर ही नहीं कर रहा, क्यों? क्योंकि ये तो ग्रेविटेशनल फोर्स लगा ही नहीं रहा है इस पर। अब सिर्फ इतने वाले पार्ट का मुझे मास निकालना है। ये कैसे निकालूंगा मैं? सिंपल मैथ है, अब इसमें कोई फिजिक्स भी नहीं है। देखो मास निकालने का अभी भी फॉर्मूला क्या है? वॉल्यूम इनटू डेंसिटी, राइट। लेकिन इसका वॉल्यूम ऑफ अर्थ के जितना है क्या? वॉल्यूम चेंज हो गया इसका। डेंसिटी तो अभी भी सेम है, रो है, उसको तो कुछ भी नहीं करना है, वो तो रो आएगा ही आएगा। खाली वॉल्यूम निकालना है इतने पार्ट का। इसका वॉल्यूम कैसे निकालेंगे? देखो ये डिस्टेंस डी है और ये पूरा डिस्टेंस कितना है? आर। तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा? आर माइनस डी। कितना हो जाएगा भाई? यही तो रेडियस हुआ ना इस अर्थ का, ये वाले अर्थ का। तो ये कितना हो गया? ये आर माइनस डी। खत्म हो गया सॉल्व। यही करना है हमको। तो अब कैसे निकालेंगे मास? मास ऑफ अर्थ को मैं अब एम डैश ले रहा हूं मैं यहाँ पे, एम डैश। सो अगेन वॉल्यूम वी डैश इंटू डेंसिटी। वॉल्यूम का फॉर्मूला आएगा 4/3 पाई आर क्यूब। आर की वैल्यू कितनी है? आर माइनस डी द होल क्यूब इंटू रो। ठीक है, इसको मैं वैसे ही रख रहा हूं, मैं कुछ भी चेंज नहीं कर रहा। अच्छा, अब हमको निकालना है एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डी। कितना हो जाएगा फॉर्मूला? इसका फॉर्मूला आ जाएगा कैपिटल जी, एम के बदले क्या लिखूंगा मैं? एम डैश अपॉन आर की वैल्यू कितनी होगी अब? आर माइनस डी द होल स्क्वायर। आर माइनस डी द होल स्क्वायर। ये एम डैश को डाल दो, कितना हो जाएगा? एम डैश के बदले आ जाएगा 4/3 पाई आर माइनस डी द होल क्यूब इंटू रो अपॉन आर माइनस डी द होल स्क्वायर। ये गया पूरा कैंसिल, यहाँ पे सिर्फ एक बचेगा। तो कितना आ जाएगा फॉर्मूला? 4 पाई आर 4 पाई जी रो ब्रैकेट आर माइनस डी अपॉन 3। ये तुम्हारा आ गया ये वाला फॉर्मूला। समझ में आ रहा है? अब क्या करूंगा मैं? इस फॉर्मूला को, जी डी वाले फॉर्मूला को मैं इससे डिवाइड करूंगा। इससे डिवाइड करो, कितना आएगा? अब तुम्हारा आ जाएगा जी डी अपॉन जी, और ये कितना है? 4 पाई जी रो आर माइनस डी अपॉन 3 डिवाइड बाय 4 पाई आर जी रो अपॉन 3। 3 कैंसिल, 4 पाई कैंसिल, जी भी कैंसिल, रो भी कैंसिल। कितना बच रहा है? सिर्फ जी डी बाई जी इज इक्वल टू आर माइनस डी बाय आर। तो ये कितना हो जाएगा? जी डी को जी में इधर लेके जाऊंगा, आर को डिवाइड कर दो, कितना आ जाएगा? 1 माइनस डी बाय आर। दिस इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट एक्सेलरेशन टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। ये फॉर्मूला तुमको याद रखना है आप सीटी के लिए, ये वाला। G ब्रैकेट 1 माइनस डी बाई आर। डी का मतलब क्या है बेटा? डेप्थ, जितने डेप्थ में मैं लेके गया। आर का मतलब क्या है? रेडियस। जी का मतलब क्या है? एक्शन टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ। और जी डी मतलब एक्शन टू ग्रेविटी एट डेप्थ डी। वो निकालना है। सिंपल मैथ, अगर इतना आता है तो ये आराम से आ जाएगा सॉल्व करके। सॉल्व कर लो प्लीज।
ये डिस्टेंस मैंने निकाला r माइनस डी, ये पूरा r है, ये d है, तो ये कितना हो जाएगा r माइनस डी आ जाएगा। इसका वॉल्यूम निकालने का फॉर्मूला 4/3 पाई आर क्यूब, इसका रेडियस कितना है r माइनस डी है, तो मैंने वो डाल दिया यहाँ पे r माइनस डी डाल दिया मैंने। फिर मैंने इस इक्वेशन को इस इक्वेशन से डिवाइड कर दिया, तो मुझे आ गया फॉर्मूला। क्या क्या हो गया, मुझे पूछ क्या हो गया बेटा? डेप्थ ना, हाँ डी मतलब डेप्थ, डी मतलब डेप्थ। भाई इतनी डेप्थ में जाके मैंने ऑब्जेक्ट को रख दिया, पहले ऑब्जेक्ट सरफेस पे था, फिर मैं इसको डी डेप्थ नीचे लेके गया और यहाँ रख दिया मैंने इसको। समझ में आ रहा है मैं क्या बोल रहा हूँ? तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा सेंटर से? r माइनस डी हो जाएगा। इसका मैंने वॉल्यूम निकाला और सब्स्टिट्यूट किया वहाँ पर। समझ में आ रहा है? तो जितना डेप्थ तो नीचे जाएगा उतना g का वैल्यू क्या होगा भाई? कम होते जाएगी। देखना d बाई आर है ना, जितना डेप्थ को नीचे जाते जाएगा ये वैल्यू कम होते जाएगी, तो g भी क्या होगी भाई? कम होती जाएगी। करेक्ट, सरफेस ऑफ अर्थ में सबसे ज़्यादा होगी।